गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज का जो सेशन है उसमें हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट के बारे में पढ़ेंगे। जो ब्लॉक 3 है उसमें कॉग्निशन, लर्निंग, कॉग्निशन क्या चीज होती है, लर्निंग क्या होती है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट क्या होता है और कैसे हम लर्निंग या कॉग्निशन के थ्रू किसी भी बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट को इन्हांस कर सकते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। सो बेसिकली इन दिस यूनिट 9, in the first unit of this block, describe the meaning of the cognition and the importance of the study cognition, cognitive development. The unit highlights the mental abilities involved in cognition and the biological and the environmental factor which influence cognitive development. यानी इस ब्लॉक में हम यही पढ़ेंगे कि कॉग्निशन क्या होता है, कॉग्निशन के अंदर क्या क्या एबिलिटीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं, और साथ ही साथ बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल फैक्टर कौन कौन से होते हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था कि किसी भी डेवलपमेंट को बेसिकली दो फैक्टर इन्वॉल्व करते हैं। एक तो बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल का मतलब हेरिडिटी से जो भी चीज मिली होती है, और इन्वायरमेंट का मतलब कि इन्वायरमेंट के अंदर से किस तरीके का माहौल है, किस तरीके की सराउंडिंग्स हैं, किस तरीके की लर्निंग दी जा रही है, अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, वो इसको इफेक्ट करने का काम करती है। सो लेट्स स्टार्ट यूनिट 9, जो कि है नेचर ऑफ कॉग्निशन एंड लर्निंग। व्हाट इज कॉग्निशन? व्हाट इज कॉग्निशन? अ कॉग्निशन is described as to know, टू कंसेप्चुलाइज और टू अंडरस्टैंड। यानी किसी भी चीज को हम कैसे समझते हैं या कैसे जानते हैं, उसी को हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन। कॉग्निशन इज नोइंग अबाउट वंस एनवायरमेंट, यानी अपने किसी भी अपने आसपास के एनवायरमेंट को समझना क्या है? कॉग्निशन है। इट्स नॉट अ सिंपल प्रोसेस, इट्स अ प्रोसेस इन्वॉल्व, it's not a simple process or single process, इस process involve many things in it। यानी cognition के अंदर क्या होती है? बहुत सारी चीजें जो है वो इंक्लूड होती हैं। द कॉग्निशन एंड थिंकिंग जो है उसको हम कई बार क्या करते हैं? इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं। यानी आप कॉग्निशन को थिंकिंग भी कह सकते हो। व्हाट इज कॉग्निशन? कि हम किसी चीज को कैसे परसीव कर रहे हैं। जैसे कि आपने देखा होगा कि एक जो इन्फेंसी पीरियड में जो बच्चे हैं, तो या जो न्यू बॉर्न पीरियड बच्चे होते हैं, उनके पास क्या होता है? आप जैसे ही उंगली को लेके जाते हो, वो उसको क्या करते हैं? सक करने लगते हैं, ठीक है? यानी कि उनके अंदर वो सकिंग रिफ्लेक्स है, उनको नहीं पता है। उनको सिर्फ क्या पता है कि उस उंगली से हम क्या कर सकते हैं? फीड ले सकते हैं। यानी उनका कॉग्निशन जो है वो सिर्फ कितने तक है कि अगर कोई भी चीज मुंह के पास ली जाती है तो उसको क्या होता है? मुंह के अंदर सक करना होता है। लेकिन जैसे जैसे उनका कॉग्निशन जो है वो इम्प्रूव होता है, जैसे जैसे उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, क्या होता है कि आगे की ईयर्स में जाकर आगे की एज में जाकर 3 to 4 मंथ्स में जाते जाते क्या होता है कि जैसे जनरली बच्चों को स्पेसिफायर्स दिए जाते हैं, जब वो रोते हैं तो स्पेसिफायर्स लगा देते हैं, तो बच्चे जो होते हैं उसको रिफ्यूज कर देते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है, अब उनका इतना कॉग्निशन हो चुका है कि ये जो स्पेसिफायर्स है इससे उनकी जो हंगर की डिजायर है वो फुलफिल नहीं होने वाली है। तो दैट मीन्स ये जो कॉग्निशन है ये टाइम टू टाइम यानी एज के अकॉर्डिंग जो कॉग्निशन है, यानी हमारी जो थिंकिंग है, हमारी सोचने की जो एबिलिटी है या किसी चीज को समझने की एबिलिटी है, वो चेंज हो जाती है। Cognition include many other mental processes such as paying attention, perceiving, understanding, calculation, learning, self-monitoring, imagination, creativity, understanding और या फिर using languages। यानी cognition के अंदर सारी चीज होती है। हम किसी चीज को कैलकुलेट कर रहे हैं, सोच रहे हैं, किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, कोई चीज लर्न कर रहे हैं, कोई कोई प्लानिंग कर रहे हैं, कोई रीजनिंग कर रहे हैं, किसी चीज को जज कर रहे हैं, ये सारी चीजें जो होती हैं इसको हम क्या कहते हैं? कॉग्निशन कहते हैं। द नेक्स्ट term is cognitive development. What is the meaning of cognitive development? Cognitive development refers to the way in which our thinking or mental ability develops and changes with ages। cognitive development का मतलब क्या होता है कि कैसे
एज के कारण या फिर हमारी मेंटल एबिलिटी जो है उसके अंदर चेंज होने के कारण जो डेवलपमेंट हो रहे हैं उसी को हम क्या कहते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। और ये एक लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होती है, या फिर हम कह सकते हैं इट्स अ प्रोसेस ऑफ मेंटल डेवलपमेंट फ्रॉम इन्फेंसी टू अडल्टहुड। कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है इसके अंदर किसी भी पर्सन की जो थिंकिंग एबिलिटीज होती हैं वो ये देखी जाती हैं। और जैसे कि इसमें धीरे-धीरे क्या होता है, चेंजेस होता है, यानी कॉग्निशन में जो पॉजिटिव चेंजेस हो रहे हैं, उसी चेंजेस को हम क्या कह रहे हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट कहते हैं। जैसे कि एक छोटा बच्चा जो होता है वो पहले रीजनिंग है, सम करना है, इन सब चीज़ों को नहीं जानता। बट जैसे-जैसे एज बढ़ती है, जैसे एक 10 साल का जो बच्चा होता है, वो रीज़न को एनालाइज़ करना, किसी भी चीज़ को समझना, वो चीज़ उसको समझ में आ जाती है। छोटे बच्चे जो होते हैं, वो क्या होते हैं, जनरली उसी चीज़ को समझ सकते हैं जो कि उनके सामने होती है। लेकिन अगर कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, उनकी एज बढ़ जाती है, तो क्या होता है कि धीरे-धीरे वो उन चीज़ों को भी समझने लगते हैं, जो कि उनके सामने नहीं होती है। ठीक है? तो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या हुआ कि एज के कारण और लर्निंग के कारण, एनवायरमेंटल फैक्टर के कारण जो सोचने समझने की क्षमता में जो चेंजेस आते हैं, चेंजेस इन मेंटल एबिलिटी, चेंजेस इन नॉलेज, इज कॉल्ड एज कॉग्निटिव डेवलपमेंट। अब फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कि ऐसे क्या फैक्टर हैं जो कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। तो बेसिकली दो ब्रॉड फैक्टर्स होते हैं, बायोलॉजिकल फैक्टर और इन्वायरमेंटल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर का मतलब क्या हुआ कि एक चाइल्ड जो है वो उसको इनहेरेंट किस तरीके के कॉग्निशन एबिलिटी मिली हुई है। जैसे कि आप सबको पता है, हम ये कहते हैं कि अगर किसी भी बच्चे के पेरेंट्स जो होते हैं उनका भी उनकी मेंटल एबिलिटी बहुत शार्प होती है, या कहते हैं ना कि इसके तो जीन्स में ही है, दैट मीन कि उसको बायोलॉजिकली इस तरीके के जीन्स प्रोवाइड हुए हैं जिससे कि उसका कॉग्निशन जो है वो डे टू डे जो है वो बढ़ता जाता है। या इसी का रिवर्स इफेक्ट भी होता है कि कई बार क्या होता है, पेरेंट्स जो होते हैं उनके अंदर किसी तरीके की मेंटल डिसेबिलिटी होती है, किसी तरीके का डाउन सिंड्रोम होता है, तो बच्चों के अंदर भी क्या होते हैं, उसी तरीके के ट्रेड्स जो है वो देखे जाते हैं। और बायोलॉजिकल फैक्टर में जीन फैक्टर, एक पहला फैक्टर क्या हो गया, जीन फैक्टर, और दूसरा हो गया टेम्परामेंट ऑफ द चाइल्ड, यानी चाइल्ड किसी भी बच्चे को बायोलॉजिकली किस तरीके के टेम्परामेंट्स मिले हैं। जैसे कि हम कई बच्चों के लिए कहते हैं कि ये बच्चे बहुत ज्यादा चीयरफुल है, या कोई बच्चा बहुत ज्यादा एंग्री है। तो क्या होगा कि बच्चा, अगर कोई बच्चा जो है वो बहुत ज़्यादा चीयरफुल होता है, तो क्या होता है कि उसका एनवायरनमेंट से ज़्यादा कॉन्टैक्ट होता है, वो दूसरों के संपर्क में ज़्यादा आते हैं। तो ऐसी कंडीशन में उन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली उन बच्चों के कि जो बच्चे शाई होते हैं। तो बायोलॉजिकल फैक्टर मीन्स बच्चे को इनहेरेंट किस तरीके की क्वालिटी मिली है, वो उसके कॉग्निटिव डेवलपमेंट को कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। दूसरा होता है इन्वायरमेंटल फैक्टर। इन्वायरमेंटल फैक्टर के अंदर एज यू नो बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं, किस तरीके का लर्निंग एक्सपीरियंस मिल रहा है, पेरेंट्स या केयर गिवर जो है वो किस तरीके की उनको ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, किस तरीके की उनको अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, किस तरीके का उनको फ्रीडम दे रहे हैं, उनके सामने अपने आप को एक्सपोज करने का, अपने आप को या फिर इन्वायरमेंट को एक्सप्लोर करने की कितनी अपॉर्चुनिटी है। ठीक है, इन्वायरमेंटल फैक्टर में हमने पढ़ा था ना, रूरल में रह रहे हैं, अर्बन में रह रहे हैं, किस तरीके की उनको स्टडी दी जा रही है, किस तरीके का फैमिली का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का फैमिली का बैकग्राउंड है, वो सब सारी चीजें जो है वो बच्चे के कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करती है। जैसे कि अगर बच्चा जो है वो इस तरीके के माहौल में कि उसकी लर्निंग भी बहुत प्रॉपर हो रही है, उसको उसके अंदर जो कैपेबिलिटीज हैं वो उसको शो करने के लिए उसको ज़्यादा अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती है, लर्निंग का एनवायरनमेंट उसको ज़्यादा मिलता है, तो उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट उन बच्चों के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है, जिन बच्चों को ये अपॉर्च्युनिटीज़ नहीं मिलती है। जैसे ट्राइबल पीपल्स होते हैं, या फिर जो लोग छोटे शहरों में रहते हैं, या जो बच्चे ऐसे फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, जो कि पुअर फैमिली बैकग्राउंड के हैं, ठीक है? तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उनको वो एनवायरनमेंट नहीं मिलता कि वो ज़्यादा से ज़्यादा किसी चीज़ को एक्सप्लोर कर सके। तो ऐसी कंडीशन में क्या होता है, उन बच्चों का कॉग्निटिव डेवलपमेंट जो है वो अफेक्ट होता है। तो यहाँ पर क्या हमने ये देखा कि बायोलॉजिकल और एज वेल एज इन्वायरमेंटल दोनों ही फैक्टर क्या करते हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को अफेक्ट करने का काम करते हैं।
नेक्स्ट, व्हाई स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट, यानी हम आखिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी क्यों करते हैं, आखिर क्यों जरूरी है हमें ये जानना कि किसी बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। किसी भी चीज को किसी भी चीज को समझने के लिए व्हाई वी स्टडी, कि हम बच्चे के ऑलराउंड डेवलपमेंट को यहाँ पे फोस्टर कर रहे हैं, ठीक है। इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी करने से क्या होता है, हम ये जान सकेंगे कि हाउ दे थिंक एट डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ, यानी बच्चे अपनी लाइफ के डिफरेंट स्टेजेस में किस तरीके से सीखते हैं। हाउ चिल्ड्रन आर एट लर्न एट ईच स्टेजेस, और उनकी क्या कैपेसिटी होती है ईच स्टेजेस में। आगे जब यहाँ पढ़ेंगे कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की क्या स्टेजेस होती हैं, तो आपको समझ में आएगा कि एज बाय एज, यानी 1 मंथ का है, 2 मंथ का है, 2 इयर्स का है, 3 इयर्स का है, तो उसमें बच्चे की क्या कैपेसिटीज होती हैं। जब हमें ये पता चलेंगी तो उसके अकॉर्डिंग क्या कर सकते हैं, हम बच्चे को इस तरीके का इन्वायरमेंट दे सकते हैं या अपॉर्चुनिटीज दे सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, वो अपने अपने पोटेंशियल को क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आपने जैसे पिछले की यूनिट में पढ़ा था कि हर एक लाइफ स्पैन में एक क्रिटिकल पीरियड होता है। क्रिटिकल पीरियड का मतलब कि उस स्टेज में, उस पर्टिकुलर टाइम में अगर बच्चे को अप्रोप्रिएट इन्वायरमेंट दी जाती है, लर्निंग दी जाती है, अपॉर्चुनिटीज दी जाती हैं, तो वो क्या कर सकते हैं, वो अपने उन क्वालिटीज को ज्यादा इन्हांस कर सकते हैं। तो अगर हम कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी करते हैं, तो इससे हम समझ सकते हैं कि हर स्टेज में हमें बच्चों को क्या चीज सिखानी है, और इससे हम बच्चे की हम ये प्रूव कर सकते हैं कि बच्चा जो है वो उस स्टेज में कितना लर्न कर रहा है, और उसके हम ऑप्टिमल डेवलपमेंट को भी अफेक्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए यही था कि जो डिफरेंट थ्योरीज हैं, थ्योरिस्ट हैं, हर एरिया के लिए क्या होते हैं, थ्योरिस्ट होते हैं, जो कि बताते हैं कि क्या क्या किस तरीके से करना है। जो डिफरेंट थ्योरीज होते हैं, उन्होंने बहुत सारे व्यूज बताए हैं कि हाउ चिल्ड्रन लर्न एंड हाउ चिल्ड्रन डेवलप कॉग्निटिव डेवलपमेंट, ठीक है, कि कैसे वो लर्निंग करते हैं या उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। और साथ ही साथ जो रेट ऑफ डेवलपमेंट ऑफ ब्रेन है, कैसे उनकी लर्निंग हो रही है, इन सब सारी चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम क्या जरूरी है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करना जरूरी है। कि जब किसी बच्चे का एक ऑप्टिमल क्रिटिकल टाइम हो, उनके ब्रेन का डेवलपमेंट हो रहा हो, उनकी लर्निंग एम्फेसिस हो रही हो, तो हम उनको क्या करते हैं, एक अप्रोप्रिएट एनवायरनमेंट जो है वो प्रोवाइड करा सकते हैं। नाउ बिकम्स कम हेयर इन लर्निंग। व्हाट इज लर्निंग? लर्निंग क्या होती है, एज यू नो, सिंपल हम कहते हैं किसी भी नई चीज को सीखना, ठीक है। लर्निंग का मतलब क्या होता है, लर्निंग इज डिफाइंड एज अ प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस और मॉडिफिकेशन इज एन इंडिविजुअल नॉलेज और बिहेवियर टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। लर्निंग क्या होती है कि किसी भी इन्वायरमेंटल इफेक्ट के कारण या फिर किसी भी नॉलेज में एनहांसमेंट के कारण अगर किसी पर्सन के बिहेवियर में, उसकी पर्सनालिटी में चेंजेस आते हैं, और ये चेंजेस कैसे होते हैं, परमानेंट होते हैं, तो हम इसको क्या कहते हैं, लर्निंग कहते हैं, ठीक है। लर्निंग जो है किसी भी मनुष्य के ऑल एस्पेक्ट्स को डेवलप करने का काम करती है, या फिर हम कह सकते हैं लर्निंग अफेक्ट ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। यानी लर्निंग के थ्रू ही क्या होते हैं कि किसी भी पर्सन का जो ह्यूमन बिहेवियर होता है वो मॉडिफाई होता है। दैट मीन्स लर्निंग के लिए क्या क्या चीज जरूरी होती है। The first major aspects of learning process is that it involves certain changes और मॉडिफिकेशन इन द पर्सन नॉलेज और बिहेवियर और बोथ। यानी लर्निंग के लिए सबसे पहली चीज क्या जरूरी है कि इसमें किसी भी पर्सन के अंदर किसी भी तरीके का चेंज, उसके नॉलेज में चेंज, उसके बिहेवियर में चेंज, या फिर दोनों चीज में चेंज आना जो है वो जरूरी होता है। द सेकेंड एस्पेक्ट इज चेंजेस एंड मॉडिफिकेशन इन बिहेवियर मस्ट बी परमानेंट। यानी कि वो जो बिहेवियर है वो कैसे चेंज होना चाहिए, परमानेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आज कोई चीज सीखी और कल चीज को वो चीज भूल गए, तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं होगी। And the third thing is, the third important aspect of the process of learning is that the changes in the behavior take through practice or experience. यानी
कि वो जो बिहेवियर में या जो वो एक्सपीरियंस में जो चेंज आ रहा है, जो लर्निंग में चेंज आ रहा है, वो किस कारण से आना चाहिए, प्रैक्टिस और एक्सपीरियंस से वो चेंज आना चाहिए। सपोज कई बार क्या होता है, जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, कई बार कुछ बच्चे जो होते हैं वो लंबी कोई उनको क्रिटिकल इशू, हेल्थ इशू हो जाता है, उसके कारण से उनका स्वभाव जो होता है वो चिड़चिड़ा हो जाता है, ठीक है। तो इसको हम लर्निंग नहीं कहेंगे, क्योंकि ये लर्निंग किस कारण से आई है, ड्यू टू इलनेस आई है। लर्निंग जो है वो तभी होती है जब वो आपके किसी प्रैक्टिस के कारण या किसी एक्सपीरियंस के कारण आती है, ठीक है। सो किसी अगर हमारी बॉडी में किसी तरीके की टेम्परेरी कंडीशन होती है, उसके कारण से बिहेवियर में चेंज आता है, तो वो लर्निंग का पार्ट नहीं होती है। लर्निंग तभी होती है जब कोई एक्सपीरियंस बच्चे को बार बार दिया जाता है और वो एक्सपीरियंस के थ्रू उसके बिहेवियर में परमानेंट चेंजेस जो है वो आते हैं। अब इस लर्निंग और कॉग्निशन में क्या रिलेशन होता है, रिलेशन बिटवीन कॉग्निशन एंड लर्निंग। लर्निंग और कॉग्निशन जो है ये एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है, ठीक है। एक ही सिक्के का दो पहलू, द सेम कॉइन। मीन कि अगर लर्निंग होती है तो वो किसके थ्रू होती है, कॉग्निशन के थ्रू होती है, और कॉग्निशन होता है तो वो किसके थ्रू होती है, लर्निंग के थ्रू होती है। लर्निंग इज पॉसिबल ड्यू टू कॉग्निशन एंड लर्निंग चेंजेस कॉग्निशन। यानी लर्निंग किसके कारण हो रही है, कॉग्निशन के कारण हो रही है, एंड लर्निंग जो है इसी से हमारा कॉग्निशन जो है वो चेंज होता जाता है। जो डिफरेंट थ्योरीज हैं उन्होंने सबसे जो बेसिक चीज बताई इसके अंदर, वो क्या बताई है कि बच्चे का जो प्ले होता है, चाइल्ड प्ले एज द फर्स्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। यानी बच्चे जो होते हैं वो सबसे पहले कैसे सीखते हैं, खेल के थ्रू ही सीखते हैं। क्योंकि अर्ली डेज से ही देखा गया है, सबसे पहले जैसे बच्चों को प्री स्कूल में भी भेजा जाता है, तो वहां पे उनको क्या की जाती है, लर्निंग थ्रू प्ले। क्योंकि बच्चे जो है अभी उनका मोटर एबिलिटी उनकी इतनी ज्यादा नहीं है कि वो लिखना पढ़ना सीख सके, तो उन्हें खेल खेल में ही सिखाया जाता है। तो ये जो प्ले है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है बच्चे की लर्निंग के लिए। प्ले के थ्रू ही वो सीखते हैं हाउ टू इंटरेक्ट विद अदर, हाउ टू लर्न विद शेयर, टू अंडरस्टैंड द व्यूज ऑफ अदर, फॉलो द रूल एंड लर्न टू रेगुलेट देयर ओन इमोशन। यानी प्ले के थ्रू वो क्या सीखते हैं कि हमें दूसरों से कैसे इंटरेक्ट करना है, दूसरे के व्यूज क्या है, क्या रूल्स हैं, क्या रेगुलेशन है। और दूसरी चीज, प्ले लीड्स टू लर्निंग ऑफ ग्रॉस मोटर स्किल। यानी जैसे जैसे क्या होता है, खेल खेलते हैं बच्चों का, उससे क्या होता है, उनका ग्रॉस मोटर स्किल, जर्निंग, रंपिंग, स्किपिंग, होपिंग, ये सारी एक्टिविटीज उनकी इंक्रीज होती हैं। और प्ले लीड्स टू कॉग्निटिव डेवलपमेंट एज चिल्ड्रन लर्न अबाउट द इवेंट, ऑब्जेक्ट, एनवायरमेंट। यानी जैसे जैसे वो खेल के थ्रू अपने एनवायरमेंट से कांटेक्ट करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनकी लर्निंग जो है वो इम्प्रूव होती जाती है। सो हम कॉग्निशन और लर्निंग को अलग अलग नहीं कर सकते हैं। ये दोनों चीजें क्या होती हैं, आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। हम कोई चीज सीखते हैं तो उससे हमारा लेवल जो है कॉग्निशन का वो चेंज होता है, वो बढ़ता है, और इसी कॉग्निशन के थ्रू क्या होता है, हम किसी चीज को बार बार लर्न करते हैं। The next thing is here that the early views on learning and cognition। यानी cognition के बारे में बहुत सारे जो थ्योरीज होते हैं, ये सब चीजों की नॉलेज कौन हमें देता है, थ्योरीज, बिहेवियरिस्ट जो होते हैं, वो उनका क्या इस बारे में व्यू था कि उन्होंने बेसिकली ये जो लर्निंग की कंडीशन है, लर्निंग एंड कॉग्निशन है, इनको दो ब्रॉड रेंज में डिवाइड किया था। एक तो रैशनलिज्म और दूसरा होता है एम्पेरिज्म। रैशनलिज्म का मतलब क्या होता है, according to this view knowledge is innated, in other words a person is born with knowledge, experience only helps in retrieving it from our consciousness। learning का मतलब क्या, इनके अकॉर्डिंग जो रैशनलिज्म थे, इनके अकॉर्डिंग क्या था कि हर किसी के अंदर क्या होती है, नॉलेज होती है, लेकिन क्या बाय बॉर्न नॉलेज होती है, लेकिन एक्सपीरियंसेस के थ्रू हम उनको क्या लाते हैं, अपने कॉन्शियस माइंड में लाते हैं। जबकि जो एम्पेरिज्म जो था, जिन्होंने दिया था, उनके अकॉर्डिंग क्या था कि नॉलेज कम्स ओनली आफ्टर एक्सपीरियंस इट थ्रू द सेंसरी ऑर्गन। यानी सेंसरी ऑर्गन्स के थ्रू हम जो एक्सपीरियंसेस को लाते हैं, उसी के थ्रू क्या होती है, नॉलेज जो है वो दिखाई, नॉलेज जो है वो
दिखाई देती है। तो यहाँ पर द इमरजेंस ऑफ साइकोलॉजी की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि इसी के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी चाइल्ड को अंडरस्टैंड कर सकते हैं कि वो किस तरीके से उनकी कॉग्निशन होगी और उनकी जो लर्निंग है वो अफेक्ट करेगी। सो हियर इज द सम अप। To cognize is to know. Cognition is knowing about one's environment. Cognition is an umbrella term. Umbrella term का मतलब क्या होता है? एक बहुत ही wide term है that refers to all the mental activities that we engage in when we think. It refers to our thought and to our thinking. यानी cognition जो है वो क्या है? हम किस तरीके से सोच रहे हैं, किस तरीके से परसीव कर रहे हैं, किस तरीके की हमारी थिंकिंग है। The term cognitive development refers to the way in which our thinking, mental abilities develop एंड चेंज विथ एज। कॉग्निटिव डेवलपमेंट का मतलब क्या है? हम कैसा अभी सोचते हैं और कैसे कैसे क्या होता है कि वो चीजें धीरे धीरे जो है वो चेंज होती जाती हैं। बोथ बायोलॉजिकल एंड एनवायरमेंटल फैक्टर इन्फ्लुएंस द कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल। Although there are individual differences in cognitive development, the children reach specific cognitive development milestone at remarkably similar age, both across and between culture। कि वैसे हम क्या कहें कि हर बच्चे की अपनी कॉग्निटिव एबिलिटी होती है। आपने देखा होगा कि कुछ बच्चे जो होते हैं वो 6 इयर्स में उनको जितनी हर चीजों की नॉलेज होती है वो कई बच्चों को नहीं होती है। तो ये क्या है? इंडिविजुअल डिफरेंसेस है। लेकिन जैसे कि हमने आपके पहले के चैप्टर में भी पढ़ा था कि हर हर एक एज का क्या होता है? एक माइलस्टोन होता है कि इतना किसी बच्चे को नॉलेज होगी या इतना किसी बच्चे का डेवलपमेंट होगा। तो ये क्या होते हैं? कल्चर टू कल्चर भी वैरी करते हैं। इट इज एसेंशियल टू स्टडी कॉग्निटिव डेवलपमेंट सो दैट वी कैन प्लान आवर टीचिंग स्ट्रेटेजीज अकॉर्डिंग टू द चाइल्ड कैपेबिलिटीज। आप यहाँ पे कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टडी क्यों कर रहे हैं? क्योंकि जब आप बच्चों के लिए एक्टिविटीज को प्लान करो, उनके उनके डेवलपमेंट को समझो, वो किस एरिया में लैकिंग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, तो उसके लिए हमें इस कॉग्निटिव डेवलपमेंट को स्टडी करना जरूरी है ताकि हम बच्चे की कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग उनके लिए हम एक्टिविटीज को या टीचिंग स्ट्रेटेजीज को प्लान कर सकें। लर्निंग इज डिफाइंड द प्रोसेस बाय विच अ रिलेटिवली परमानेंट चेंजेस और मॉडिफिकेशन इन एन इंडिविजुअल नॉलेज और बिहेवियर टेक प्लेस एज अ रिजल्ट ऑफ प्रैक्टिस ऑफ एक्सपीरियंस इंटरेक्शन विद द एनवायरमेंट। यानी लर्निंग क्या चीज है कि किसी भी इंडिविजुअल की नॉलेज या फिर उसके बिहेवियर में जो चेंज आता है, और ये चेंज कैसा होता है? परमानेंट होना चाहिए। और ये कैसे आता है? इन्वायरमेंट से इंटरेक्शन और एक्सपीरियंसेस के थ्रू आता है। तो हम इसको क्या कहते हैं? लर्निंग कहते हैं। लर्निंग में अकर्स इनफॉर्मली एज वी एक्सपीरियंस द डे टू डे सिचुएशन और इट में टेक प्लेस इन द फॉर्मल मैनर विद इन अ टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप। जैसे कि जानते हैं, जैसे मैं आपको अगर अभी लेक्चर दे रही हूँ तो इससे भी क्या हो रही है? आपकी लर्निंग हो रही है। या दूसरी चीज कैसे लर्निंग हो सकती है? हमारे डे टू डे के एक्सपीरियंस से। हम कहीं बाहर जाते हैं, कुछ देखते हैं, सुनते हैं, यानी हम कुछ परसीव कर रहे हैं, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होती है? लर्निंग जो है वो किसी भी व्यक्ति में होती है। Learning and cognition are two sides of the same coin. Learning is possible due to cognition and learning changes कॉग्निशन। यानी लर्निंग क्या करती है कि लर्निंग के थ्रू क्या पॉसिबल है? कॉग्निशन, हम किसी चीज को जान सकते हैं। और साथ ही साथ लर्निंग कैसे चेंज होती जाती है? हमारे कॉग्निशन यानी हमारा जो लेवल है उसके अकॉर्डिंग धीरे धीरे हमारी लर्निंग जो है वो चेंज हो जाती है। Several theorists have referred the child's play as the first form of learning। जो बच्चे का प्ले होता है वो उसका सबसे पहला लर्निंग करने का तरीका होता है। अर्ली फिलोसफिकल व्यू ऑन लर्निंग कैन बी डिवाइडेड इनटू बेसिकली टू स्कूल ऑफ थॉट, एक रैशनलिज्म और दूसरा एम्पेरिज्म। बताया मैंने आपको। रैशनलिज्म क्या होता है कि हमारे अंदर जो नॉलेज होती है वो इनबॉर्न होती है, और जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के कांटेक्ट में आते हैं वो क्या हो जाती है? हमारी कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। जबकि जो एम्पेरिज्म व्यू है उसके अकॉर्डिंग क्या है कि जब हम एनवायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं तो उसके थ्रू हमारे अंदर लर्निंग आती है। ये जो दो अर्ली व्यूज थे फिलोसफिकल वो थे।
Psychology was established as an experimental science by William, but emphasizes studying mental processes, sensation, imagination, images, and feeling. Experimentally using a method called introspection, his school of thought is called sectorism. यानी यहाँ पे एक विलियम करके एक एक्सपेरिमेंटल साइंटिस्ट थे जिन्होंने बताया था कि जो हम किसी की भी मेंटल प्रोसेसेस को जज करते हैं वो कैसे करते हैं, उसके सेंसेशन, उसके इमेजिनेशन और उसकी फीलिंग से करते हैं. During the early 20th century, behaviorism development as a school of thought. It rejected introspection as a method of emphasize studying behavior objectively. So psychologically became equate with the study of behaviorism instead of study thinking or mental processes. यहाँ पर जो अलग अलग जो थ्योरिस्ट होते हैं, जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं, सबका क्या होता है, अपना अपना व्यू होता है. तो सारे व्यूओं को मिलाकर जो 20th सेंचुरी थी उसमें जो बिहेवियरिज्म की थ्योरी थी कि कैसे हम बिहेवियर को स्टडी करके कैसे हम बिहेवियर के द्वारा ही क्या कर सकते हैं, किसी के भी लर्निंग और कॉग्निशन को इफेक्ट करते हैं, उसके बारे में पढ़ा था. जो नेक्स्ट चैप्टर है बेसिकली वो उसी बात पे है कि जो बिहेवियरिज्म है वो ये बताते हैं कि किस तरीके से जो इनेट फीचर्स होते हैं या जो एक्सपीरियंसेस होते हैं उसके थ्रू जो है वो लर्निंग हो सकती है. ग्रेजुअली इन द 20th सेंचुरी साइकोलॉजिस्ट बिगन टू अंडरस्टैंड द लर्निंग मे बी अ रिजल्ट ऑफ इनेटेड फीचर एंड द एक्सपीरियंस फ्रॉम द एनवायरमेंट. यानी लर्निंग है, जो कॉग्निशन है वो किसके थ्रू होता है, कुछ तो हमारे अंदर इनहेरेंट इनबोर्न कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं और साथ ही साथ धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे हम एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आते हैं, जैसे जैसे हम लर्निंग होती है वैसे वैसे क्या होता है, हमारा कॉग्निटिव बच्चे का कॉग्निशन जो है वो बढ़ता जाता है. The next unit is unit 10 behaviorism and its implication for learning. यानी जो behaviorist थ्योरी है उन्होंने क्या बताया और उसको हम कैसे लर्निंग में इम्प्लांट कर सकते हैं, कैसे हम उसके थ्रू लर्निंग को इनहांस जो है वो कर सकते हैं. Behaviorist view of learning. Behaviorism had been established as a popular and influential school of thought. It was believed that behavior could be changed or modified by सर्टेन प्रिंसिपल. यानी बिहेवियरिस्ट जो थे वो किस बात को एग्री करते थे कि बच्चे जो होते हैं वो कैसे होते हैं, एक ब्लैंक स्लेट की तरह होते हैं, ठीक है, और उनके अंदर जो एक्सपीरियंसेस आते हैं वो क्या करते हैं, उनके नॉलेज को बढ़ाते हैं. यानी एक ब्लैंक स्लेट होते हैं और जैसे जैसे उनके अंदर एक्सपीरियंसेस आते हैं, वो इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट करते हैं, वैसे वैसे क्या होता है, उनके अंदर कॉग्निशन या फिर उनकी लर्निंग होती है. बेसिकली उन्होंने जो बिहेवियरिस्ट थ्योरी थे उनके दो मेन सेंट्रल पॉइंट थे. पहला पॉइंट क्या था, लर्निंग कॉज चेंजेस इन बिहेवियर. यानी लर्निंग के थ्रू क्या होता है, बिहेवियर में चेंज आता है और ये चेंजेस जो होते हैं, चेंजेस वी कैन अज्यूम दैट लर्निंग कैन टेक प्लेस. यानी इन्हीं चेंजेस से क्या होती है, हम बता सकते हैं कि लर्निंग जो है वो हुई है. और दूसरा पॉइंट ऑफ व्यू इनका क्या था कि द एनवायरमेंट हैज द chief role in the controlling the person behavior and learning. यानी जो environment है वो क्या है, मेन रोल प्ले करता है किसी भी पर्सन के बिहेवियर को या फिर उनके लर्निंग को स्टडी करने में. तो बहुत सारे बिहेवियरिस्ट थे जिन्होंने ना अपना अपना व्यू दिया था कि किस तरीके से लर्निंग जो है वो अकर होती है. तो पहले जो थ्योरीज थे वो थे जेबी वॉटसन. जो पहले बिहेवियरिस्ट थ्योरी थे वो थे जेबी वॉटसन, जिन्होंने बेसिकली वो एक बिहेवियरिस्ट जो थे इवान पावलोव, उसके थ्योरी से वो बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस थे और उन्होंने स्टिमुलस रिस्पॉन्स की थ्योरी दी थी जिससे बताया था कि किस तरीके से लर्निंग जो है होती है. जो पावलोव थे उन्होंने डॉग के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था. उन्होंने डॉग को क्या किया, एक अंधेरे कमरे में बंद कर दिया. उसके बाद अंधेरे कमरे में बंद करने के बाद क्या होता है, लाइट ऑन की,
लाइट ऑन करने के 30 सेकंड के बाद उन्होंने क्या किया, डॉग को फूड दिया। तो उन्होंने देखा कि जैसे ही डॉग को फूड दिया जाता है, उस फूड से उसको क्या होने लगता है, सलाइवेशन, यानी कि उसकी लार निकलने लगती है। इस एक्सपेरिमेंट को उन्होंने कई दिन तक दिया, डॉग को अंधेरे कमरे में रखा, उसके कुछ देर के बाद लाइट जलाई और फिर उसके 30 सेकंड के बाद उसको फूड दिया। लेकिन धीरे धीरे उन्होंने क्या देखा कि डॉग के अंदर ये जो प्रवृत्ति थी वो क्या हो गई, नेचुरल होने लगी। यानी अंधेरे में रखा, लाइट जलाई, लेकिन अगर 30 सेकंड के बाद उसको फूड नहीं भी दिया तो भी क्या था, उसके अंदर सलाइवेशन जो था, यानी उसकी लार जो थी वो टपकने लगी। तो ये जो प्रयोग था, इस प्रयोग में उन्होंने इस थ्योरी को, ये जो रिस्पॉन्स था, इसको उन्होंने नाम दिया क्लासिकल कंडीशनिंग। क्लासिकल कंडीशनिंग का मतलब क्या होता है कि जिस तरीके का एनवायरनमेंट या जिस तरीके की डॉग को ट्रेनिंग दी गई, उसका एक सीक्वेंस बन गया। अभी उसको अंधेरे कमरे में रखा गया है, उसके बाद लाइट जलेगी और उसके बाद क्या होगा, उसका सलाइवेशन स्टार्ट होगा। तो इस तरीके की उसकी कंडीशनिंग कर दी गई, उस तरीके का उसको पैटर्न दे दिया गया। इसी पैटर्न के कारण क्या था कि उसके अंदर जो ये क्या कहते हैं, सॉरी, सलाइवेशन जो था वो दिखाई दिया। तो यहाँ पर इन्होंने जो फूड था उसको इन्होंने अनकंडीशनल स्टिमुलस का, स्टिमुलस का मतलब क्या होता है, जो आपको किसी पर्टिकुलर बिहेवियर को करने के लिए एक्टिवेट करे। ठीक है, तो फूड क्या था पहले, जो फूड, अब फूड यहाँ पे उनका ये नहीं था ना कि फूड आ रहा है तभी उसको सलाइवेशन हो रहा है। ठीक है, तो इसलिए फूड को यहाँ पे क्या कहा गया, अनकंडीशनल स्टिमुलस कहा गया, और जो सलाइवेशन था उसको अनकंडीशनल रिस्पॉन्स कहा गया। लेकिन the word unconditional means that the dog was naturally salivate on having food in mouth, यानी डॉग जो है वो नेचुरली क्या कर रहे हैं, सलाइवेट कर रहे हैं। ही कॉल्ड लाइट एज अ कंडीशनल स्टिमुलेट। लाइट क्या हो गई, कंडीशनल हो गई। लाइट पहले की स्टेज में यही था ना कि जब लाइट जल रही थी उसके स्टिमुलेट दिया जा रहा था, यानी लाइट जलने का मतलब क्या हो गया कि अब फूड मिलने वाला है। और and salivation by the dog on turning the light is conditional response। और लाइट जलने के बाद अगर वो सलाइवेशन करता है तो इसको हम क्या कहते हैं, कंडीशनल स्टिमुलस कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे क्या मतलब हुआ कि इस क्लासिकल कंडीशनिंग या स्टिमुलस के थ्रू जो पावलोव थे वो ये बताना चाहते थे कि हम किसी भी बच्चे को जिस तरीके की ट्रेनिंग देते हैं वो उसी तरीके के बिहेवियर को शो करते हैं। अब जो जेबी वॉटसन थे उन्होंने पावलोव के इसी जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी थी, इस थ्योरी को पढ़ा और उसके बाद उन्होंने भी कई रिसर्चेस जो है वो किए। उस रिसर्चेस के बेस पे उन्होंने क्या बात कही, उन्होंने जो एक्सपीरियंस था उसके ऊपर ओवर एम्फेसिस किया और उन्होंने ये बताया कि जो एनवायरनमेंट के एक्सपीरियंस है वही सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बल्कि वो जानते थे कि ऐसा सही नहीं है, बच्चे की जो अपनी कैपेबिलिटीज होती हैं या उनका जो इंटरेस्ट होता है वो भी क्या होता है, इम्पोर्टेंट होता है किसी भी चीज को समझने के लिए। लेकिन जो ये क्लासिकल कंडीशनिंग है ये भी एक बेस है किसी भी तरीके की लर्निंग के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसका छोटा सा आपको बताती हूँ, बच्चे रोज अपने स्कूल जाते हैं, वहां स्कूल में क्या होता है कि उन्हें कोई टीचर जो है वो बहुत ज्यादा डांटते हैं या फिर बहुत ज्यादा मारते हैं, जिससे बच्चे जो होते हैं वो डरने लगते हैं। ठीक है, अब क्या होता है, एक दिन मार खाए, 2 दिन मार खाए, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनके अंदर क्या होने लगता है, चाहे उन्हें डांट या मार नहीं भी पड़े फिर भी उस स्कूल के टीचर के लिए उनके मन में फियर जो है वो बैठ जाता है और वो स्कूल जाने के लिए रिफ्यूज कर देते हैं। तो यहाँ पर वो टीचर की डांट या मार जो हुई वो उनके लिए क्या हो गई, अनकंडीशनल स्टिमुलस होगी, कि वो उनको नहीं मिल रहा है फिर भी क्या है, उनके मन में एक फियर की फीलिंग जो है वो डेवलप हो गई है। तो यहाँ पे यही कहने का मतलब है कि क्लासिकल कंडीशनिंग के थ्रू भी क्या किया जा सकता है, बच्चे की लर्निंग को इफेक्ट किया जा सकता है अगर हम उसको पॉजिटिव वे में ले तो दूसरी थ्योरी थी वो है स्किनर थ्योरी की। स्किनर जो थे वो उन्होंने स्किनर जो थे उनकी थ्योरी को ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी कहा गया। ऑपरेंट कंडीशनिंग का थ्योरी का मतलब क्या है कि स्किनर जो थे उन्होंने ये बताया कि लर्निंग इज अ ग्रेजुअल प्रोसेस एंड द पर्सन मस्ट एक्ट टू लर्न। लर्निंग क्या है, एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, यानी एक धीरे धीरे बढ़ने वाली प्रोसेस है और पर्सन जो है उनको इन चीजों को सीखना पड़ेगा।
when the person act, the environmental respond to the person action in a certain way. और अगर उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है उस बिहेवियर के लिए तो क्या होता है, वो उसकी लर्निंग परमानेंट हो जाती है। लेकिन अगर उसको प्लीजेंट रिस्पॉन्स नहीं मिलता है तो क्या होता है, वो लर्निंग जो है वो डिसअपियर हो जाती है। इफ रिजल्ट इज प्लीजेंट देन द चाइल्ड रिपीट द बिहेवियर, बट इफ द रिस्पॉन्स इज अनप्लीजेंट द चाइल्ड डिड नॉट रिस्पॉन्ड टू एनी बिहेवियर। सपोज अगर किसी बच्चे को कोई चीज चाहिए और उसके लिए वो अपने टेंटम शो करते हैं, जैसे बहुत ज्यादा गुस्सा कर रहे हैं, कोई चीजों को फेंक रहे हैं, तो अगर पेरेंट्स क्या करेंगे, उसके इस बिहेवियर को देखकर उसको वो जो भी चीज की डिमांड कर रहा है वो दे देंगे, तो क्या होगा, अगली बार भी बच्चा फिर से बार बार उसी चीज को करेगा कि मैं जब गुस्सा करता हूँ या करती हूँ या फिर सामान को फेंकती हूँ तो मुझे क्या होती है, मेरी बात को मान लिया जाता है, तो वो बार बार फिर क्या करेंगे, उसी बिहेवियर को रिपीट करेंगे। लेकिन यहीं पर अगर जो पेरेंट्स है उनके इस बिहेवियर को स्टॉप कर देंगे कि नहीं, अगर तुम ऐसा करोगे तभी हम तुम्हें नहीं देंगे, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा कि ये टेम्पर टेंडम का जो बिहेवियर है उनके अंदर फिर शो नहीं होगा। तो दैट मीन्स ऑपरेंट कंडीशनिंग, यानी कि लर्निंग जो हो रही है वो किसके थ्रू हो रही है, कि हम एनवायरनमेंट में किसी बिहेवियर को शो कर रहे हैं, अगर उसका एक्सपीरियंस अच्छा है तो क्या हो रहा है, हम उस बिहेवियर को इमिटेट कर लेते हैं, बच्चा उस बिहेवियर को इमिटेट कर लेता है, और अगर पॉजिटिव नहीं है तो उसको वो छोड़ देता है। तो बेसिकली जो स्किनर थे उन्होंने अपनी थ्योरी में 3 बेसिक टर्म दिए थे, रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट एंड शेपिंग। रीइंफोर्समेंट का मतलब क्या होता है, रीइंफोर्समेंट इज द रिजल्ट, रीइंफोर्समेंट कॉमनली यूज्ड एज रिवॉर्ड, यानी कि किसी भी चीज के लिए हमें क्या रिवॉर्ड मिलता है, आइदर रिवॉर्ड पॉजिटिव हो सकते हैं और आइदर रिवॉर्ड जो है वो नेगेटिव हो सकते हैं। पॉजिटिव रिवॉर्ड का मतलब जैसे बच्चे की पसंद की चीज देना, उनको प्रेस करना, उनको फूड देना, ठीक है, उनके फ्रेंड्स के सामने उनको प्रेस करना। और नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि फॉर नेगेटिव का मतलब कि आप जैसे उनको किसी तरीके का फिजिकल पनिशमेंट दो, या फिर क्या होता है कि आप जो फेवरेबल कंडीशन है उन फेवरेबल कंडीशन को उनके सामने से हटा दो, तो दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज नेगेटिव reinforcement। द पनिशमेंट का मतलब क्या हुआ, आपको पता ही है कि अगर किसी भी तरीके से, पनिशमेंट का मतलब सिर्फ यहाँ पे फिजिकल पनिशमेंट से नहीं है, बल्कि पनिशमेंट का मतलब यहाँ पे जो उनके सामने जो अनफेवरेबल कंडीशंस होती हैं, उन अनफेवरेबल कंडीशन को भी पनिशमेंट, फिजिकल पनिशमेंट जैसे कि स्लैपिंग, या फिर वर्बल पनिशमेंट, उनको डांटना, उनको डराना धमकाना, या फिर उनके सामने से उनकी फेवरेट चीज को हटा देना, तो ये पनिशमेंट के पार्ट होते हैं। कि किसी भी बच्चे के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए पनिशमेंट का भी यूज किया जा सकता है। लेकिन यहाँ पे ये सबसे ज्यादा ध्यान देने वाली चीज होती है कि जो पनिशमेंट है वो फिजिकल पनिशमेंट नहीं होना चाहिए, या फिर कई बार अगर पनिशमेंट बहुत ज्यादा दी जाती है तो इससे क्या होता है कि बच्चे का जो सेल्फ स्टीम होता है, या बच्चे का अपने अपने सामने अपने आप को प्रेजेंट करने का तरीका होता है, वो भी चेंज हो जाता है। तो इसी कारण से कि जो स्किनर थे उन्होंने पनिशमेंट को सजेस्ट नहीं किया था, लेकिन उन्होंने ये बताया था कि थ्रू पनिशमेंट भी हम बच्चे के बिहेवियर के अंदर चेंजेस ला सकते हैं। द थर्ड पॉइंट इज शेपिंग। स्किनर जो थे उन्होंने कहा था कि बिहेवियर जो है वो एक बार में एक्वायर नहीं होती है, इट इज यूजुअली लर्न ग्रेजुअली, लिटिल बाय लिटिल, यानी ऐसा नहीं कि हमने एक बार कोई चीज उसको सिखाई और वो सीख जाएगा, बल्कि क्या है कि हमें उसको शेप करना पड़ेगा, हमें उसको धीरे धीरे सिखाना पड़ेगा। वी कैन मोल्ड द बिहेवियर ऑफ चाइल्ड ग्रेजुअली बाय reinforcing closer approximation of the desired behavior। शेपिंग, तो शेपिंग कैसे हो सकता है कि हम उनको धीरे धीरे, जैसे अगर हमें उन्हें एक बिहेवियर को सिखाना है कि अगर आप मार्केट जाते हो तो आपको किसी चीज के लिए जिद नहीं करनी है, तो ऐसा नहीं है कि बच्चा एक बार में सीख जाएगा, ठीक है, आपको उनको धीरे धीरे इस चीज को सिखाना है, समझाना है कि किस तरीके से आप जब आप कहीं पे भी किसी के सामने जा रहे हो, मार्केट में जा रहे हो, तो किस तरीके का बिहेवियर जो है वो शो करना है। तो स्किनर जो थे उन्होंने रीइंफोर्समेंट, पॉजिटिव और नेगेटिव, पनिशमेंट और शेपिंग, इन तीन चीजों को ध्यान में रखते हुए लर्निंग के बारे में बताया कि लर्निंग जो है ये एक ग्रेजुअल प्रोसेस है, स्टेप बाय स्टेप होता है, इट्स नॉट हैपन टू सडन। द थर्ड थ्योरी पहली हमने पढ़ी थी जेबी वॉटसन, द सेकेंड वन इज स्किनर, एंड द थर्ड वन इज
बैंडुरा। बैंडुरा जो थे, इन्होंने सोशल लर्निंग की थ्योरी दी थी। बैंडुरा जो थे वो एक बिहेवियरिस्ट थे, बट उन्होंने पूरे अपने वर्क के दौरान ये रियलाइज किया कि सिर्फ एनवायरमेंट ही नहीं, बल्कि खुद पर्सन का जो सोल फैक्ट, जो एनवायरमेंट है वो सोल फैक्टर नहीं है सिर्फ लर्निंग के लिए, बल्कि जो खुद एनवायरमेंट है या इन्वायरमेंट के जो के अंदर पर्सन जो है वो ऑब्जर्व करता है, उसके अकॉर्डिंग ही भी उसकी लर्निंग जो है वो देखी जाती है। मींस कि पर्सन जो है उनके अंदर किस तरीके के सोशल ट्रेड्स हैं, वो किस तरीके से सोसाइटी से इंटरेक्ट करते हैं, इसके थ्रू भी लर्निंग जो है वो देखी जाती है। उन्होंने अपनी लर्निंग को सोशल थ्योरी का नाम दिया, लर्निंग विच टेक प्लेस थ्रू अदर। इट इज ऑल्सो रेफर टू ऑब्जर्वेशन लर्निंग, यानी हम इन्वायरमेंट में कैसे किसी चीज को ऑब्जर्व करते हैं, कैसे चीज को देखते हैं, उसके थ्रू जो है वो लर्निंग होती है। और इस चीज को उन्होंने कहा कि अगर द पर्सन हु ऑब्जर्व बिहेवियर योर इमिटेट इज कॉल्ड द मॉडल एंड योर एक्शन इज कॉल्ड मॉडलिंग। यानी जो बैंडुरा थे उन्होंने क्या कहा कि आप इन्वायरमेंट के अंदर, कोई भी बच्चा इन्वायरमेंट के अंदर जिसको भी वो फॉलो करता है उसको हम क्या कहते हैं, मॉडल, और उसके इस इमिटेशन को क्या कहते हैं, मॉडलिंग। तो ये जो मॉडलिंग होती है, इसके थ्रू जो होते हैं उसके थ्रू भी लर्निंग जो है वो होती है। तो इस लर्निंग, सोशल लर्निंग के लिए हाउ डज ऑब्जर्वेशन लर्निंग अकर, ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग कैसे होती है। पहली चीज होती है अटेंशन, यानी कि ऑब्जर्वेशन के अंदर सबसे पहली चीज होती है फर्स्ट पे अटेंशन, यानी कि अगर हम किसी भी चीज पे अटेंशन नहीं देंगे तो हम उस चीज को, कोई भी बच्चा उस चीज को नहीं सीख सकता है। और दूसरी चीज होती है रिटेंशन, यानी जो चीज हमने देखी है उसको हमें याद करके अपने एक्शन में मेंटली उसको लाना है। वी मस्ट सम वे ऑफ रिमेम्बरिंग देयर एक्शन मेंटली, यानी जो भी एक्शंस होते हैं उसको हमें देख के अपने बिहेवियर में लाना है। तभी क्या होती है, पहले हमने अटेंशन दिया, उसके बाद उसको रिटेन किया, और द थर्ड प्रोसेस ऑफ मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस टू रिप्रोड्यूस अ बिहेवियर एक्यूरेटली। जो पर्सन है उनके अंदर जो मोटर स्किल्स है वो होने चाहिए। सपोज जैसे कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसको बैडमिंटन खेलना सीखना है, तो सबसे पहले क्या होगा, वो किसी को बैडमिंटन खेलते देखेगा, ठीक है। उसके बाद जब वो खुद खेलने चलेगा तो क्या करेगा, उसको याद आएगी वो प्रोसेस, वो उसको रिकॉल करेगा कि मैंने किसी को कैसे खेलते देखा था। और थर्ड स्टेप में क्या होगा कि उसके अंदर वो एबिलिटी होनी चाहिए, यानी वो उतनी कैपेसिटी, उसके अंदर वो मोटर कैपेसिटी होनी चाहिए कि वो अपने उस बैडमिंटन खेलने की एक्टिविटी को कर सके। जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर में पढ़ा था, अगर याद हो, कि जो 2 साल तक के बच्चे होते हैं जब वो किसी चीज को थ्रो करते हैं तो वो बहुत ही दूर नहीं थ्रो कर पाते बल्कि पास में करते हैं। तो अगर यहाँ पे 2 साल का बच्चा अगर बैडमिंटन खेलेगा तो उसकी थ्रोइंग की जो कैपेसिटी होगी कंपैरेटिवली कम होगी उन बच्चों के जो कि 6 to 7 ईयर्स के होंगे, ठीक है। तो यानी लर्निंग के लिए क्या चीज जरूरी है कि पहले हमने ऑब्जर्व किया, उसके बाद हमने उसको रिटेन किया, और तीसरी चीज क्या होती है, मोटर रिप्रोडक्शन प्रोसेस होना चाहिए, और चौथी चीज होती है री इन्फोर्समेंट एंड मोटिवेशनल प्रोसेस। यानी कि यहाँ पर ये वाली चीज जो है वो स्किनर की थ्योरी से भी रिलेटेड हो गई कि री इन्फोर्समेंट और मोटिवेशन भी होना चाहिए। अकॉर्डिंग टू बैंडुरा, वन कैन एब्जॉर्व अ मॉडल एंड एक्वायर न्यू नॉलेज, बट वन वे और मेनी नॉट परफॉर्म द बिहेवियर ऑफ ऑब्जर्व। यानी जरूरी नहीं है कि वो उस बिहेवियर को ऑब्जर्व करे, लेकिन इमिटेट करे या फिर उसको शो करे, लेकिन अगर उनको उस बिहेवियर को करने के लिए री इन्फोर्स किया जाए या उनको मोटिवेट किया जाए, तभी क्या होता है कि वो उस काम को कर सकते हैं। सपोज अगर हमें किसी बच्चे के अंदर बुक रीडिंग की हैबिट को डेवलप करना है, ठीक है, तो ऐसा थोड़ी कि हम बच्चे के हाथ में बुक पकड़ा देंगे और वो किसी को बुक पढ़ते देखेंगे तो बुक पढ़ने लगेंगे, नहीं, बल्कि हमें उनको वहां पे री इन्फोर्स करना पड़ेगा, मोटिवेट करना पड़ेगा कि बुक लर्निंग से आपकी हैबिट अच्छी होगी और साथ ही साथ इससे आपको ये फायदा होगा। या जैसे उन्होंने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया तो उनको किसी तरीके का रिवॉर्ड दिया जाए, री इन्फोर्समेंट दिया जाए, तब हम उनकी लर्निंग को बेटर बना सकते हैं। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज बैंडुरा थ्योरी, सोशल लर्निंग और सोशल कॉग्निटिव अप्रोच। जो बैंडुरा थे उनकी थ्योरी जो थी वो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट थी।
Bandura theory hold the person to be important in learning behavior. It cannot be called behavioral. इनकी थ्योरी को हम behavioral नहीं कहते, क्योंकि इनकी थ्योरी में क्या चीज थी कि इसमें सोशल कॉग्निटिव एबिलिटीज जो थी उनको ज्यादा प्रेफरेंस दी गई थी, इसलिए इनकी थ्योरी को हम क्या कहते हैं, सोशल लर्निंग थ्योरी कहते हैं. तो अकॉर्डिंग टू बैंडुरा, लर्निंग जो है वो एक बैंडुरा, लर्निंग इज कॉग्निशन, यानी किसके ऊपर बेस है, थिंकिंग के ऊपर, कॉन्सिक्वेंसेस के ऊपर बेस है. और इसमें ये चीज बहुत ही स्ट्रॉन्ग एम्फेसिस डालती है, हाउ वी थिंक अबाउट आवर सेल्फ. एंड ही ऑल्सो स्टेट दैट हैज अ पावरफुल इन्फ्लुएंस ऑफ लर्निंग, यानी हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, वो भी हमारी जो हमारी सेल्फ एफिशिएंसी है, हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, ये हमारी लर्निंग को क्या करती, इफेक्ट करने का काम करती है. तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि कोई भी इंडिविजुअल जो है, उसका एटीट्यूड और उसकी जो बिलीफ्स होते हैं वो किस बात पे भी डिपेंड करते हैं कि वो खुद अपने बारे में क्या सोचता है, वो किस तरीके से लर्निंग करते हैं. द लिमिटेशन क्या है, ये जो बिहेवियरिस्ट व्यू है ऑफ लर्निंग की, इसकी लिमिटेशन क्या है. पहली चीज ये है कि जो बिहेवियरिस्ट थे उन्होंने ओवर एम्फसाइज किया था इन्फ्लुएंस ऑफ री एंड मॉडलिंग ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, एंड दिस वे अंडर प्लेड द रोल ऑफ इन्वायरमेंट. इन्होंने री और ह्यूमन बिहेवियर की मॉडलिंग को ओवर एम्फेसिस किया था और इन्वायरमेंट के रोल को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं माना था, जबकि एज वी नो कि एज वेल एज all the factor, the environment also play an important role in socio-cognition development. The second thing is behaviorists underestimate people active contribution on their own development. इन्होंने जो अपना एक्टिव कंट्रीब्यूशन, अगर हम किसी चीज को खुद सीखने के लिए मोटिवेट नहीं होंगे, हमारे अंदर खुद कैपेसिटी नहीं होगी या हम खुद इंटरेस्टेड नहीं होंगे, तो हम कभी भी लर्निंग नहीं करा सकते. जैसे सपोज एग्जांपल है, कोई छोटा बच्चा है, तो कोई प्री स्कूलिंग एज का चाइल्ड है या स्कूल एज का चाइल्ड है, उसको हम क्लास में बैठा दें, टीचर उसको पढ़ा रही है, लेकिन अगर उसकी खुद वो मोटिवेट नहीं होगा किसी चीज को सीखने के लिए, तो उसकी लर्निंग जो है वो नहीं हो सकती है. कि जो साइकोलॉजिस्ट, इसी कारण से जो बिहेवियरिस्ट थे, इनकी जो थ्योरीज थी, उनकी थ्योरीज के कुछ क्या थे, ये कह सकते हैं हम, कुछ लिमिटेशंस थी कि वो जो थे वो सिर्फ री मॉडलिंग, इन्हीं सब को एम्फसाइज करते थे. इसी कारण से फिर धीरे धीरे जो साइकोलॉजिस्ट थे वो कॉग्निटिव व्यू पे आए लर्निंग की, जिसमें जो थे कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट जो थे वो ये मानते थे कि किसी भी पर्सन के या बच्चे की लर्निंग के लिए उसका जो ह्यूमन माइंड है, वो भी जरूरी है, या एक पर्सन की खुद की विलिंगनेस जो है वो भी जो है वो जरूरी होती है. तो इसी कारण से जो बिहेवियरिस्ट अप्रोच था उससे धीरे धीरे लिमिट करते हुए जो कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग थी, उस कॉग्निटिव व्यू ऑफ लर्निंग को अप्रोच किया गया. So here is the sum up. In the 19th century, one of the first psychological theories to emerge with the establishment of psychology as a scientific discipline is behaviorism. यानी 19th century में जो सबसे पहला चीज जो आया था वो क्या था, बिहेवियरिज्म था. बिहेवियरिज्म होल्ड दैट लर्निंग कॉज चेंज इन बिहेवियर. इन अदर वर्ड, व्हेन बिहेवियर चेंजेस वी कैन अज्यूम दैट लर्निंग टेक प्लेस. यानी अगर बिहेवियर चेंज हुआ है तो इसका मतलब लर्निंग हुई है. द एनवायरमेंट हैज द चीफ रोल इन द कंट्रोलिंग द पर्सन बिहेवियर एंड learning. J.B. Watson was the one most influential American behaviorist psychologist in the early 20th century. His theory was the learning emergence as a result of interaction with environment, and therefore anything can be taught to the child. Watson believed that adult could mold children's behavior in any way he wished by carefully controlling the environment. यानी वॉटसन जो थे, चूंकि ये पाब्लो की थ्योरी से इन्फ्लुएंस थे, तो इनका क्या कहना था कि अगर हम किसी भी बच्चे के या किसी भी पर्सन के बिहेवियर को मॉडिफाई करना चाहते हैं, तो उसके एनवायरनमेंट को यदि हम कंट्रोल कर लें तो हम उसके बिहेवियर को शेप कर सकते हैं. Another influential behavior was B.F. Skinner. According to Skinner theory of operational conditioning, the person must act to learn. The action of the person has consequences from the environment. यानी उन्होंने किसको बोला कि पर्सन जो है वो लर्न करना आना चाहिए पर्सन को, और उन्होंने री शेपिंग को जो थी वो प्रेफरेंस दी.
The third one is Skinner. Skinner found a desirable behavior can be established permanently by reinforcing it immediately as soon as behavior is exhibited. Skinner also observed that our everyday behavior is rarely reinforced continuously, even every time. Instead, it is reinforced intermediately. यानी ऐसा नहीं है कि आप कोई अच्छा बिहेवियर शो बच्चा कोई करे और उसको बार बार हम किसी तरीके का रीइंफोर्समेंट दें। ऐसे करने से क्या होगा, उसको लगेगा कि मुझे तो ये चीज रोज ही मिलती है, बल्कि उसको क्या करना चाहिए, एक पर्टिकुलर इंटरवल पर, एक पर्टिकुलर शेड्यूल पर देना चाहिए। इट इज ऑल्सो पॉसिबल टू एलिमिनेट अंडरस्टैंड बिहेवियर थ्रू पनिशमेंट। हाउएवर Skinner do not suggest punishment to modify children's behavior. He advised shaping and behavior modification technique for molding child behavior. उन्होंने क्या एडवाइस किया कि आपको पनिशमेंट की जगह शेपिंग या फिर उसका बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना चाहिए, उसके बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। Next, Bandura argued that people learn by observing the behavior of other. Bandura जो थे उन्होंने क्या कहा कि बच्चे के बिहेवियर को, बच्चे का बिहेवियर कैसे कोई सीखता है या कोई भी पर्सन कैसे सीखता है, किसी दूसरे के बिहेवियर को ऑब्जर्व करके। दिस मीन दैट दे acquire the new skill all at once entire through observation. Bandura noted that observation learning or imitation involve four distinct processes: attention, reattention, motor reproduction process, and reinforcement and motivation. Bandura also stated that how we think about ourselves, our self-efficiency beliefs have a powerful influence on learning. जैसा कि आपको बताया कि हम अपने बारे में क्या सोचते हैं, कि हम क्या चीज सीख सकते हैं, क्या चीज नहीं सीख सकते हैं, ये भी हमारी लर्निंग को इन्फ्लुएंस करता है। All these behavioral theories overemphasize the influence of reinforcement and modeling on human behavior and underestimate people active contribution their own development. और ये सब सारे theories जो थे वो उन्होंने क्या किया था, reinforcement को सबसे ज्यादा emphasize किया था, बल्कि लोगों जो पर्सन है उसकी एबिलिटी को इन्फ्लुएंस नहीं किया था। तो अब हम चलते हैं कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जो पियाजे की थ्योरी थी, जिन्होंने सोशियो कॉग्निशन थ्योरी दी थी। यूनिट 11 जो है वो यही है, पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द सेंसरी मोटर स्टेट। जो बेसिकली पियाजे जो थे ये एक साइकोलॉजिस्ट थे, जिन्होंने कि जो जीन पियाजे थे उन्होंने बर्थ से लेकर अडल्टहुड तक किसी भी पर्सन की थिंकिंग, उसकी नॉलेज, उसका कॉग्निशन किस तरीके के ऊपर होता है, उस चीज को उन्होंने बताया था। जो यूनिट 11 है ये हमें बताता है, यूनिट 11 डिटेल्स द डेवलपमेंट ऑफ कॉग्निशन ड्यूरिंग फर्स्ट 2 years ऑफ लाइफ ड्यूरिंग द सेंसरी मोटर स्टेज। इट इज ऑल्सो डिस्क्राइब हाउ हेरिडिटी एंड एनवायरमेंट इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट एंड व्हाट इज द रोल ऑफ what is the role of caregiver in an infant cognitive development। यानी यूनिट 11 में हम जो पियाजे की थ्योरी है उसका जो सबसे फर्स्ट स्टेज है उसके बारे में हम पढ़ेंगे, और वो कैसे इसमें जो केयर गिवर है, जो एनवायरमेंट का रोल है वो अफेक्ट करता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। जो जीन पियाजे थे एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जीन पियाजो, और इन्होंने बच्चे के जो भी बच्चे होते हैं वो किस तरीके से परसीव करते हैं, किस तरीके से उनके अंदर अंडरस्टैंडिंग होती है, कॉग्निशन होता है, लर्निंग होती है, इसको स्टडी की थी। He stated that children view the world and understand events in a way which different from other adult. Their logic is different from other adult. Their nature of children thinking changes from age to age. उनका क्या कहना था कि कोई भी एक बच्चा जो है वो किसी भी अडल्ट से उसकी जो सोचने की कैपेसिटी होती है वो अलग होती है, या वो अलग तरीके से सोचता है, और उसकी ये जो थिंकिंग होती है ये क्या होती है, टाइम टू टाइम चेंज होती रहती है। और ये जो चेंजेस होते हैं ये कैसे होते हैं, क्वालिटेटिव चेंजेस होते हैं। तो बेसिकली जो जीन पियाजे थे उन्होंने अपनी जो थ्योरी दी थी उसमें उन्होंने 4 स्टेजेस बताई थी। पहला था सेंसरी मोटर स्टेज, जो कि बर्थ से लेकर 2 years तक होता है। उसके बाद थे प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कि 2 to 6 years तक होते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज 7 to 8 years, that is middle childhood year, and the formal stage यानी कि 12 years and above।
तो जो पियाजे थे उन्होंने क्या किया था, ये बताया था कि ये जो स्टेजेस होते हैं, इन्हीं स्टेजेस में डेवलपमेंट हो, किसी का भी सोशियो कॉग्निशन डेवलपमेंट होता है, और हर एक स्टेज जो होता है वो दूसरे स्टेज में क्या होती हैं कि जो वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग होता है किसी भी चीज को समझने का, वो स्टेज हर स्टेज में टाइम टू टाइम चेंज हो जाता है। तो पहले उन्होंने अपने जो थ्योरी थी उसमें ये 4 स्टेजेस बताए, और इन 4 स्टेजेस के लिए इन्होंने कुछ कीवर्ड बताए थे। कुछ कीवर्ड जैसे कि सबसे पहले वर्ड होता है स्कीम्स, स्कीम्स या फिर स्कीमाज। जो स्कीमाज होते हैं वो उसका मतलब क्या होता है, पियाजे जो होते हैं उन्होंने ये बताया कि हमारे माइंड के अंदर क्या होता है कि हम किसी चीज को एक एक टर्म कोई लेते हैं, और उस टर्म का क्या होता है कि धीरे धीरे हमारे अंदर हम उसको क्या करते हैं, आपस में ऑर्गेनाइज करते हैं, और उस ऑर्गेनाइजेशन के बाद क्या होता है कि हमारे अंदर उस पर्टिकुलर चीज का एक कंसेप्ट जो है वो डेवलप होता है। जैसे कि बताया मैंने आपको, इन्फेंसी में स्कीम, एक सिंपल सा उनके अंदर स्कीम होता है सकिंग का, ठीक है, कि पहले जो होते हैं वो हर चीज को सक करते हैं, लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होता है कि उनका उनका जो सकिंग होता है वो सिर्फ जो नेसेसिटी चीजों के लिए होता है, जैसे उनको मिल्क लेना है तो उसी के लिए होता है। यानी कि जैसे जैसे उनके सेंस ऑर्गन डेवलप हुए, जैसे जैसे उनकी मोटर एक्टिविटीज चेंज हुई, उनका किसी चीज को समझने के लिए जो जो अंडरस्टैंडिंग थी वो, यानी जो स्कीमा था वो चेंज हो गया। दूसरा चीज होता है अडेप्टेशन। अडेप्टेशन का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को अडेप्ट करना। According to Piaget, adaptation is basically the process by which we build schemas in our mind through interaction with our environment। यानी जिसके थ्रू हम अपने माइंड में किसी भी चीज के लिए स्कीमा बनाते हैं, एक नॉलेज बनाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, अडेप्टेशन। अडेप्टेशन जो है बेसिकली इसके अंदर दो प्रोसेस होते हैं, एसिमिलेशन और अकोमोडेशन। एसिमिलेशन क्या होता है कि जिसमें हम सिंपली क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन को गैदर करते जाते हैं कि ये चीज हमें करनी है। फॉर एग्जाम्पल जैसे सकिंग का स्कीमा है कि बच्चे क्या करते हैं, सिर्फ उसको सक करते जाते हैं, कोई भी चीज मिली सक करते जा रहे हैं, दैट इज एसिमिलेशन। बट अकोमोडेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो क्या करते हैं, उस स्कीमा में किसी तरीके का मॉडिफिकेशन लाते हैं, जो एक्सिस्टिंग स्कीमा होती है उसके अंदर वो उसमें किसी भी तरीके का मॉडिफिकेशन लाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, अकोमोडेशन। यानी जैसे कि पहला स्कीमा क्या, पहली वाली चीज में क्या बताया कि सिर्फ वो कोई भी चीज होती है उसको सक कर लेते हैं, दैट मीन एसिमिलेशन। लेकिन बाद की एज में क्या हो जाता है कि वो क्या करते हैं, सिर्फ जो ब्रेस्ट मिल्क होता है या जो बॉटल निपल होता है, सिर्फ वो उसी को सक करने के लिए आगे बढ़ते हैं, तो दैट मीन दैट इज अकोमोडेशन। और ये जो अकोमोडेशन होता है ये एज के अकॉर्डिंग क्या होते हैं, चेंज होते जाते हैं। एंड द थर्ड वन इज इक्विलिबेरियम। द थर्ड जो होता है वो इक्विलिबेरियम होता है। इक्विलिबेरियम का मतलब क्या होता है, अकॉर्डिंग टू पियाजे द बैलेंस बिटवीन एसिमिलेशन एंड अकोमोडेशन प्रोसेस। एसिमिलेशन और अकोमोडेशन जो होता है वो टाइम टू टाइम क्या होते हैं, चेंज होते रहते हैं। और इस एसिमिलेशन एंड एसिमिलेशन और एकोमोडेशन में जब वो क्या करते हैं, एक बैलेंस बताते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं, इक्विलिबेरियम कहते हैं। When the child accommodating existing schema to fit in incoming information, it is called the stage of cognitive conformation and equilibrium। यानी उनके अंदर पहले से जो स्कीमा है, जब वो उसको अपने अंदर अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसको क्या कहते हैं, इक्विलिबेरियम कहते हैं। द फोर्थ टर्म इज ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जब वो जो भी उनकी नॉलेज है उसको वो क्या कर लेते हैं, रीऑर्गेनाइज कर लेते हैं। यानी अपने कॉग्निटिव डेवलपमेंट के थ्रू जब वो उसको एक स्टेज से दूसरे स्टेज में ले जाते हैं, तब उसको क्या कहते हैं, ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। एसिमिलेशन, अकोमोडेशन, ऑर्गेनाइजेशन, इक्विलिबेरियम और स्कीमा, ये जो टर्म्स थे ये पियाजे ने अपनी थ्योरी में यूज किए थे। तो जो सबसे पहले इनकी थ्योरी की जो स्टेज है वो स्टेज है द सेंसरी मोटर स्टेज, दैट इज बर्थ टू 2 ईयर। एज यू नो द बर्थ टू 2 ईयर इज द टाइम, इन्फेंसी वाला टाइम जो है, इन्फेंसी से इन्फेंटहुड का जो टाइम होता है उसको क्या बोलते हैं, उसके लिए जो स्टेज उन्होंने दी थी वो दी थी सेंसरी मोटर स्टेज। ड्यूरिंग दिस स्टेज द चाइल्ड अंडरस्टैंड द वर्ल्ड यूजिंग हर सेंस एंड मोटर कैपेबिलिटी।
ठीक है, जैसे कि इसमें नाम सजेस्ट हो रहा है सेंसरी और मोटर, यानी इसमें जो चाइल्ड है वो किसके थ्रू समझते हैं, सेंसरी, यानी उनके जो सेंसर 5 सेंसर होते हैं, आईज नोज माउथ टीथ स्किन, उसके थ्रू, और मोटर जो भी वो मोटर एक्टिविटी कर रहे हैं, इसी कारण से इस स्टेज को क्या कहा गया है, सेंसरी मोटर स्टेज कहा गया है। जैसे कि बच्चे इस समय किसी भी चीज को टच करना, आईज ब्लिंक करना, किक करना, पुश करना, ये जो सारी एक्टिविटीज करते हैं वो अपनी सेंसरी और मोटर कैपेबिलिटीज के थ्रू शो करते हैं। द इन्फेंट एट दिस स्टेज कैन नॉट थिंक कंसेप्चुअली, मतलब वो उस चीज के कंसेप्ट को नहीं जानते हैं, बल्कि वो क्या करते हैं, सिर्फ अपनी सेंसेस और उनके जो मोटर एक्टिविटीज है उसके थ्रू ही उस चीज को समझते हैं। The infant begin to develop the capacity to think before acting towards the end of sensory motor stage। अब जैसे जब ये स्टेज यानी 2 साल तक की एज के बाद क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं उनके अंदर किसी भी एक्टिविटी को करने से पहले जो सोचने की क्षमता होती है वो इस एज के बाद डेवलप होती है। और सेंसरी मोटर स्टेज जो होते हैं इसके एंड, सेंसरी मोटर स्टेज में क्या होता है कि बच्चे का उनके बिहेवियर का दूसरों के क्या इफेक्ट पड़ेगा वो इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते हैं, लेकिन इस एज के आते इस एज के बाद यानी 2 साल के बाद क्या होता है, उनको ये चीज समझ में आने लगती है कि उनके बिहेवियर का दूसरों के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ेगा, इसी कारण से फिर वो वैसे ही बिहेवियर को शो करते हैं जो कि सोसाइटी में एक्सेप्टेबल हो। तो ये जो सेंसरी मोटर स्टेज था इसको इन्होंने 6 कैटेगरीज में डिवाइड किया था। जो पहला सब स्टेज है दैट इज बर्थ टू 1 ईयर का जो स्टेज होता है, इसमें जो न्यू बॉर्न होते हैं वो अपनी जो सराउंडिंग्स होती है उसको वो अपने रिफ्लेक्सेस के थ्रू, आपने पढ़ा था पिछली उसमें कि उनके जो रिफ्लेक्सेस होते हैं जैसे कि सक करना है, ब्लिंक करना है, उसके थ्रू वो क्या करते हैं, किसी भी चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। The foundation of later learning are laid now by the baby modified and adapt her reflexes। और इन्हीं रिफ्लेक्स के थ्रू क्या होते हैं, बाद में उनके अंदर वो जो लर्निंग है वो डेवलप होती है। और इसी समय क्या होता है कि वो अपने जो चाइल्ड होते हैं वो अपने जो भी इनके रिफ्लेक्सेस होते हैं उसके थ्रू वो क्या करते हैं, वो उसको जनरलाइज कर देते हैं, और जो चाइल्ड का कंसेप्ट जो होता है वो डेवलप होता है। जैसे कि इस समय जो बच्चे होते हैं वो जो होते हैं जैसे मदर के बैंगल्स के साउंड और किसी दूसरे के साउंड होते हैं, या फिर जो भी साउंड्स होते हैं उसके अंदर वो धीरे धीरे क्या होता है, डिस्क्रिमिनेट करना जो है वो सीख लेते हैं बाय द एंड ऑफ दिस पीरियड। The second sub stage is that is from 2 to 4 month। जो 2 to 4 month तक का जो टाइम होता है, from the beginning of the second month to 4 month, during this period babies begin to show interest in their surrounding which lead them to explore। अब इस समय क्या होता है, वो थोड़े से फिजिकली एक्टिव हो जाते हैं, वो थोड़े से फिजिकली अपने आप को मूव करने लगते हैं। इसी कारण से क्या होता है कि बच्चे जो होते हैं वो अपने एनवायरनमेंट को ज्यादा सीखने लगते हैं, समझने लगते हैं। कि इस समय जो इन्फेंट होते हैं वो किसी भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट, कोई फैमिलियर ऑब्जेक्ट होता है उसको वो समझने लगते हैं, और उसकी मेमोरी वो जो है वो अपने माइंड में बनाने लगते हैं। और इस एज में क्या होते हैं कि वो किसी भी इवेंट को एंटिसिपेट कर सकते हैं। सपोज जैसे कि ये 4 महीने तक का जो टाइम होता है, 2 से 4 महीने तक का टाइम होता है, अगर इस समय जैसे बच्चे को मदर जो होती है वो बेसिकली फीड कराती है, तो मदर जैसे ही बच्चे को अपनी गोद में लेती है या फीड कराने के लिए पोस्चर बनाती है, बच्चे जो है वो एक ये इमेजिन कर लेते हैं कि अब उनको फीड कराया जा रहा है, करा रहे हैं, तो वो उस चीज को वो समझने लगते हैं। दैट मीन्स ये बताता है कि वो अपनी मेमोरी का यूज जो है वो करने लगे हैं, या उनकी मेमोरी जो है वो ग्रो कर रही है और अपनी मेमोरी का यूज करने लगे हैं। इस एज के बच्चे जो होते हैं वो जो है वो सिमिलर साउंड्स को वो पहचानने लगते हैं, और कौन फैमिलियर साउंड्स है उसको भी वो पहचानने लगते हैं। द नेक्स्ट थर्ड स्टेज इज 4 to 8 month। इस समय क्या होता है, एक्शन विथ इंटेंशन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप। बेसिकली इस स्टेज में क्या होता है, वो जो भी एक्शन करते हैं वो कॉज एंड इफेक्ट के लिए करते हैं। सपोज जैसे बच्चे होते हैं उनको एक पालने में लिटाया जाता है,
अब वो ये अगर एक बार उन्होंने एक एक्टिविटी की कि उस पालने में अगर कोई टॉय है या ऊपर में कोई झुंझुना लटका हुआ है, उसको वो क्या करते हैं, अपनी पैर से किक करते हैं। पैर से उन्होंने किक किया और झुंझुना जो है वो बजने लगता है। तो वो इस इफेक्ट को क्या करते हैं, बार-बार रिपीट करते हैं, यानी उनका ये जो एक्शन होता है, वो एक्शन विद इंटेंशन होता है। वो इंटेंशन से करते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं कि हम अगर ऐसा करेंगे तो इस तरीके का बिहेवियर जो है वो इस तरीके का रिस्पॉन्स जो है वो हमें मिलेगा। जैसे कि जो 4 टू 8 मंथ में देखा होगा, एक छोटा सा प्ले है कि बच्चे जो है वो कोई चीज नीचे गिर गई, अब पेरेंट्स ने उनको उठा के दिया, वो फिर नीचे गिरा देंगे, फिर उठा के देंगे, वो फिर नीचे गिराते हैं, यानी वो ऐसा जो है वो बार बार करते हैं। यानी इन अदर वर्ड, she or he begins to understand cause and effect relationship, कि ये जो cause ऑफ है या इंटेंशनली वो करते हैं और धीरे धीरे उनको जो है वो इस चीज का रीजन जो है वो समझ में आने लगता है। द नेक्स्ट स्टेज इज दैट इज फ्रॉम 8 to 12 मंथ। जो फोर्थ स्टेज है वो 8 to 12 मंथ का होता है, जो कि गोल डायरेक्टेड होता है। यानी बच्चे जो इस समय जो बिहेवियर करते हैं वो गोल डायरेक्टेड करते हैं। यानी फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग दिस स्टेज इज इंपॉर्टेंट। यानी इस समय बच्चे जो होते हैं वो गोल डायरेक्टेड में बिहेवियर करते हैं, यानी किसी एक एक गोल को प्राप्त करने के लिए, एक टू रीच अ गोल, वो क्या करते हैं, अपने बिहेवियर को बार बार शो करते हैं। इस समय जो इन्फेंट होते हैं वो ऑब्जेक्ट को कैसे ऑक्यूपाई करना है या कोई ऑब्जेक्ट कैसी जगह घेर रहा है उस चीज को वो समझने लगते हैं। सपोज कि जैसे कि बच्चे के दूर पर 8 से 12 मंथ का कोई बेबी है, उसके उसके थोड़े से दूर पर कोई सामान रखा है और उन दोनों के बीच में क्या है, एक पिलो है। अब उसने पिलो को क्या किया, थोड़ा सा पुश करना शुरू किया, तो उसने देखा कि उसको पुश करने से क्या है कि मैं उस चीज के पास चला जाऊंगा। तो इसको वो क्या करेगा, बार एक्टिविटी करेगा कि ताकि मैं वहां तक जो है वो पहुंच के और उस चीज को ले सकूं। तो इस मीन इस समय इनकी चूंकि मेमोरी जो है वो ग्रो करने लगती है, तो वो क्या करते हैं, किसी भी गोल डायरेक्शन बिहेवियर को करने लगते हैं। इस समय जो बच्चे होते हैं उनके अंदर जो कंसेप्ट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस होता है वो भी चीज डेवलप हो जाती है, जो कि इनिशियल एज में दिखाई नहीं देती। ऑब्जेक्ट परमानेंस का मतलब क्या होता है कि इससे पहले की एज तक सिर्फ उनके सामने जो चीज होती है सिर्फ वो उसी चीज को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं कि हाँ ये चीज थी। लेकिन इस समय क्या होता है, वो जान जाते हैं कि अगर कोई चीज हमारे सामने नहीं है तो भी वो चीज क्या हो रही है, एग्जिस्ट हो रही है। यानी इनके अंदर जो ये एबिलिटी है ऑब्जेक्ट परमानेंस की, कि हम नहीं भी देख रहे हैं लेकिन फिर भी वो चीज एग्जिस्ट कर रही है, वो चीज उनके अंदर शो हो रही है। जैसे कि इसका सिंपल सा एग्जांपल है, या फिर वो अपनी मेमोरी का भी यूज करने लगते हैं। इसका सिंपल एग्जांपल है कि जैसे उन्होंने 2-4 दिन सुना कि स्कूटर की आवाज आती है, उसके बाद पेरेंट उनके पापा जो है वो दरवाजे पे खड़े होते हैं, ठीक है। तो ये चीज उन्होंने 2 दिन सुनी, 3 दिन सुनी, लेकिन नेक्स्ट टाइम से क्या होता है, उनकी मेमोरी में वो चीज फीड कर जाती है कि अब स्कूटर की आवाज आई, इसका मतलब क्या है कि अब हमारे पेरेंट जो है वो आने वाले हैं, और उनकी नजर जो है वो एकदम से दरवाजे पर चली जाती है। दैट इज कि वो अपनी मेमोरी का जो है वो यूज करने लग रहे हैं। द नेक्स्ट स्टेज इज 12 to 18 मंथ। जो 12 to 18 मंथ का टाइम होता है, बेसिकली ये जो टाइम होता है, ये इसमें बच्चे जो होते हैं उनकी थिंकिंग जो होती है वो बाकी के कंपैरिजन में जो है वो ज्यादा डेवलप हो जाती है। और वो क्या करते हैं, एक ही चीज की प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए या अपने एक किसी चीज को प्राप्त करने के लिए कई एक्शन ढूंढते हैं। ट्राइज टू आउट डिफरेंट वे ऑफ डूइंग थिंग, ही चेंज हिज एक्शन। यानी अगर उनको कोई चीज करनी है तो वो क्या करते हैं, सिर्फ एक ही तरीके से नहीं बल्कि अलग अलग तरीके से वो क्या करते हैं, किसी चीज को प्राप्त करने की कोशिश करते हैं। जैसे उनके सामने अगर कोई चीज रखी है और अगर वो उनकी रीच तक नहीं है, तो वो हर तरीके से कोशिश करेंगे कि मैं उसको जंप करके ले लूं, मैं उसको थोड़ा सा अपने हाथों को मूव करके ले लूं, या किस तरीके से ले लूं। तो इस समय उनके अंदर क्या होता है, बेसिकली कि वो अपने एक्शंस को डिफरेंट तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं जिससे कि वो उसको ले सके। और इस समय उनके अंदर थोड़ी थोड़ी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग करने की टेंडेंसी होती है वो भी आ जाती है, क्योंकि उनके अंदर ऑब्जेक्ट परमानेंस है और वो ट्राई और एरर के बेस पर जो है वो सीखना
स्टार्ट करते हैं। द लास्ट सब स्टेज 18 मंथ टू 12 मंथ। इसमें क्या होता है, मेजर शिफ्टिंग होती है उनके चाइल्ड के बिहेवियर में देखा जाता है। 2 साल तक के बच्चे जो होते हैं उनकी अंडरस्टैंडिंग की कैपेसिटी या प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी जो होती है वो ज्यादा इंक्रीज हो जाती है। वो इस समय इमिटेट करना सीखते हैं। इमिटेट करने का मतलब क्या होता है, जो इमेजिनेशन प्ले होता है वो उनके अंदर दिखाई देने लगता है। क्योंकि हमने देखा है कि इससे नेक्स्ट स्टेज में उनकी मेमोरी जो है वो डेवलप हो रही है, वो उनकी मेमोरी में कोई चीज फीड हो रही है, तो उस मेमोरी को यूज करके वो क्या करते हैं, इमिटेशन वाली जो प्ले होती है उस प्ले को करने लगते हैं। जैसे कि जो प्रिटेंडेंट प्ले होते हैं 2 साल तक की एज का, मतलब जो टॉडलर के बच्चे होते हैं, जो प्रिटेंड प्ले होता है, इमेजिनेशन प्ले, जैसे वो किसी ब्लॉक को बना देंगे कि ये कोई खाने की चीज है, या फिर वो अपने को अज्यूम कर लेंगे कि मैं आज मम्मा बन जाता हूँ, आप पापा बन जाओ, या कि कोई और ब्लॉक है उसको वो कुछ और बना देंगे। तो इस तरीके की जो इमेजिनेशन की प्ले है वो इस तरीके के इमेजिनेशन के प्ले को करने लगते हैं। तो यहाँ पर जो अचीवमेंट होता है, ये तो स्टेजेस की बात थी। अचीवमेंट ऑफ द चाइल्ड बाय द एंड ऑफ द सेंसरी मोटर स्टेज, कि वो उनके अंदर चूंकि धीरे धीरे चेंजेस आते हैं, तो बाय द एज ऑफ 2 years ऑफ एज उनके अंदर कई तरीके के जो सेंसरी मोटर चेंजेस होते हैं वो देखे जाते हैं। जैसे कि वो लोगों के नाम याद करने लगते हैं, कलर के नाम पहचानने लगते हैं, जो फैमिलियर ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनको जानने लगते हैं, बॉडी पार्ट्स के नेम हो गए, कुछ बच्चे जो होते हैं वो बॉडी पार्ट्स के फंक्शंस जो होते हैं उसको भी करना हो, बिग स्मॉल का कंसेप्ट हो उसको भी करने लगते हैं, ड्राइंग करने लगते हैं। लेकिन उनकी ड्राइंग जो होती है वो किसके फॉर्म में होती है, स्क्रबिंग, सिर्फ उसको क्या करने लगते हैं, रगड़ने जो होता है वो उस तरीके की एक्टिविटी करने लगते हैं। और इस समय जो टॉडलर्स होते हैं उनको सैंड और वाटर से एक्टिविटी करना जो है वो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उससे वो क्या करते हैं, डिफरेंट तरीके की शेप बनाना, डिफरेंट तरीके के अपनी इमेजिनेशन से करना वो सीख जाते हैं। और इस समय वो जो होते हैं वो कई तरीके के वर्ड्स को बोलना जो है वो भी सीख जाते हैं, कि किस तरीके से कोई वर्ड बोलना है, माँ पापा, कुछ जो फैमिलियर साउंड वो सीखते हैं उस वर्ड को वो बोलने लगते हैं। द रोल ऑफ केयर गिवर, जो इस समय केयर गिवर है उनका रोल जो है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, कि बच्चे को किस तरीके का सीखने के लिए या उनके परसेप्शन के लिए किस तरीके की लर्निंग दी जा रही है, किस तरीके का उनको एनवायरनमेंट दिया जा रहा है। हेरिडिटी से उनको पोटेंशियल तो मिलते हैं, लेकिन उस पोटेंशियल को कैसे यूज करना है ये इन्वायरमेंट यानी जो केयर गिवर है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस समय देखा गया है कि जो पेरेंट्स, खास करके जो केयर गिवर यानी जो मदर होती है, वो बच्चों से जितना ज्यादा इंटरेक्ट करती हैं, उनको जितना ज्यादा एक्सप्लोर करने का मौका देती है, जितना ज्यादा इन्वायरमेंट से इंटरेक्ट कराते हैं, बच्चे का जो सेंसरी मोटर डेवलपमेंट है वो उतना ही ज्यादा होता है। अगर पेरेंट जो है वो प्रॉपर ध्यान देते हैं, उनको वॉक करने में हेल्प करते हैं, उनको उनको फीड कराने में हेल्प करते हैं, उनको प्रॉपर तरीके से न्यूट्रिशन प्रोवाइड करते हैं, तो इससे क्या होता है, उनकी जो ये सोशियो कॉग्निशन डेवलपमेंट है वो ज्यादा होता है। यहाँ पर एक चीज ये ज्यादा जरूरी होती है कि जो केयर गिवर होते हैं उनको बच्चों को पॉजिटिव एनवायरनमेंट देना चाहिए। जैसे इस समय बच्चे जो होते हैं वो चलना स्टार्ट करते हैं, तो अगर अगर उनको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा, उनको चलने के लिए हेल्प की जाए, उनको किसी तरीके की चोट ना लगे, तो इसके कारण से क्या है कि उनका जो डेवलपमेंट है वो ज्यादा सही तरीके से हो सकता है। तो जो केयर गिवर है उनमें चाहे वो मदर हो चाहे क्रैच वाले हो, वो जिस तरीके का उनको इन्वायरमेंट देंगे, उनको लर्निंग देंगे, उस तरीके का उनका डेवलपमेंट होता है। तो द चाइल्ड इंटरप्रिटेट्स अ पर्टिकुलर एक्सपीरियंस विल डिपेंड अपॉन हर पास्ट एक्सपीरियंसेस एंड अ वैरायटी ऑफ इंडिविजुअल फैक्टर इंक्लूडिंग इनटेक, हेरिडिटी एंड एनवायरमेंटल ऑल्सो। So here is the sum up. That means the sensory motor period is divided into 6 सब stages। आपको बता दिया मैंने कि हर स्टेज में किस तरीके से डेवलपमेंट जो है वो दिखाई देते हैं। हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट इंटरैक्ट टू इन्फ्लुएंस कॉग्निटिव डेवलपमेंट। हेरिडिटी determine one's potential for intelligent function, while how the potential is
achieved will depend on the experiences of the childhood. Therefore, the role of the caregiver is important since she provides stimulating and meaningful experience. यानी किसी भी टॉडलर के लिए हेरिडिटी के थ्रू उसको कॉग्निशन की क्षमता मिलती है, लेकिन उसको किस तरीके से यूज करना है, उसको किस तरीके से इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है, इट्स डिपेंड ऑन environment or caregiver. Now the second unit, next unit is पियाजे की थ्योरी जो थी, उन्होंने प्री ऑपरेशनल स्टेज दिया था. अब प्री ऑपरेशनल स्टेज जो था, बेसिकली उन्होंने ये बताया था कि इस समय किस तरीके से प्री ऑपरेशनल स्टेज बेसिकली 2 to 6 इयर्स की एज में होता है, और इसमें ये बताया जाता है कि किस तरीके से रिप्रेजेंट मेंटली और यूज सिंबल, यानी इस समय वो किस तरीके से सिंबल्स को यूज करने लगते हैं और किस तरीके से जो बच्चे की थिंकिंग होती है वो ग्रेजुअली चेंज होती है. तो द नेक्स्ट यूनिट इज पियाजे थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द प्री ऑपरेशनल stage. The pre-operational stage is in the unit 12 describe the characteristics of thinking of preschooler. जो preschoolers होते हैं यानी 2 to 6 years तक के जो बच्चे होते हैं उनकी किस तरीके की थिंकिंग होती है वो यहाँ पर बताई जाती है. अब पियाजे की जो थ्योरी थी, जो प्री ऑपरेशनल थ्योरी, इसमें बेसिकली इन्होंने ये बताया था कि जो बच्चे होते हैं, while children between 2 to 6 years of age are called preschooler, there are a difference in the thinking of children within this age group. यानी कि 2 to 6 इयर्स तक में भी क्या हो जाता है, बच्चे के अंदर बहुत सारे चेंजेस जो हैं वो आते हैं और बहुत सारे उनकी नॉलेज में चेंजेस देखने को मिलता है. जैसे कि जो 3 इयर्स का एक 3 इयर्स का बच्चा जो है वो हो सकता है कुछ बच्चे काउंटिंग कर ले, कुछ बच्चे जो है वो काउंटिंग नहीं करें, बट बाय द एज ऑफ 6 वो जो है वो काउंटिंग का जो काम है वो आसानी से कर लेते हैं. तो इसमें चीज होती है सिंबॉलिक थॉट. सिंबॉलिक थॉट का मतलब क्या होता है कि वो अपने आप में किसी चीज के लिए एक मेंटल रिप्रेजेंटेशन या फिर अपने आप में वो किसी पिक्चर के लिए एक थॉट को बना लेते हैं. अपने आप में मेंटल रिकॉग्निशन का मतलब क्या हो गया, सिंबॉलिक थॉट का मतलब वो सोच लेते हैं ऐसा हुआ होगा तभी ऐसा हुआ. जैसे सपोज फॉर एग्जांपल उन्होंने किसी पेड़ को झुका हुआ देखा, ठीक है, अब वो पेड़ जो झुका वो किसी कई कारणों से झुक सकता है. हो सकता है कि उसके ऊपर कोई भारी चीज गिर गई हो सकता है उसके अंदर वाटर की कमी हो, या फिर हो सकता है कि उस बहुत तेज से हवा चली हो जिसके कारण से झुक गई हो. लेकिन वो अपना एक सिंबॉलिक थॉट क्या बना लेते हैं कि इसमें पानी नहीं दिया गया, इस कारण से ये जो है वो झुक गया है. तो ये इस एज का जो बेसिक थॉट होता है वो क्या होता है, सिंबॉलिक होता है, कि वो अपने आप से इमेजिनेशन करते हैं कि वो इस तरीके का हो सकता है. उनकी जो उनकी लर्निंग लैंग्वेज एंड ड्राइंग और जो अदर इंडिकेशंस होते हैं वो ये बताते हैं कि वो सिंबॉलिक थॉट करते हैं. जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि इस एज में आके वो बच्चे क्या करते हैं, जैसे वो कोई ड्राइंग करेंगे, वो क्या बनाएंगे आपको नहीं समझ में आता है, लेकिन वो जब आप उनसे पूछोगे तो वो बताएंगे कि हाँ ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है, ये चीज ऐसे है. यानी वो अपने आप में क्या करते हैं, इमेजिनेशन करने लगते हैं. तो इस समय जो प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है वो सेंसरी मोटर से किस तरीके से डिफरेंट है, क्योंकि इस समय जो है वो सिंबॉलिक थॉट ज्यादा होते हैं. सेंसरी मोटर में क्या था, उनके सेंसेस और उनके मोटर एक्टिविटी के थ्रू वो क्या कर रहे थे, अपने कॉग्निशन को इंप्रूव कर रहे थे. जबकि यहाँ पे क्या होती है, उनकी जो सिंबॉलिक थॉट्स होते हैं उसके थ्रू वो करते हैं. दूसरी चीज होती है, नेक्स्ट चीज इसमें फैंटेसी एंड इमेजिनेशन. इस समय जो बच्चे होते हैं वो क्या करते हैं, प्रिटेंड प्ले को करते हैं, ठीक है, या फिर उनकी ना इमेजिनेशन होती है, प्लास्टिक बॉक्स से खेलना या प्रिटेंड गेम खेलना, इमेजिनेशन से करना. वो क्या करते हैं, वो धीरे धीरे वो इस एज में पहले की एज से स्टार्ट करते करते इस समय में क्या होता है, रिफाइन हो जाती है. तो इस इमेजिनेशन प्ले के थ्रू क्या करते हैं, वो अपनी लर्निंग को या कॉग्निशन को इम्प्रूव करते हैं. इस समय जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो इमेजिनरी जो स्टोरीज होती है उसको भी वो नरेट करना शुरू कर देते होंगे. जनरली आपने देखा होगा 2 से 3-4 साल के बच्चे जो होते हैं वो ऐसी स्टोरी सुनाएंगे कि जिसका कोई कॉन्टिन्यूशन ना हो, लेकिन वो क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन के बेस पे वो क्या करते हैं, अपनी वो थॉट्स बनाते हैं और उस इमेजिनेशन के बेस पे
वो एक स्टोरी को सुनाते हैं। सम प्री स्कूलर आर इन्वेंट एन इमेजिनरी प्लेमेट हु हैड डिफाइंड अपेयरेंस एंड कैरेक्टर। और कुछ जो होते हैं वो क्या ऐसे भी इमेजिनेशन प्ले को करते हैं जो उनके सामने नहीं होती है, फिर भी वो क्या करते हैं उसको इमेजिन कर देते हैं कि अच्छा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। उनके सामने कोई नहीं होगा, वो अकेले खेल रहे होंगे, लेकिन वो क्या करेंगे उस तरीके की इन्वायरमेंट को, उस तरीके के बिहेवियर को वो शो करते हैं। Pretend play, beside being fun, also help children to deal with their feeling, anger, fear as well as conflict. और ये जो pretend play होता है इससे क्या होते हैं, बच्चे जो होते हैं वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करते हैं। सपोज जैसे कि कुछ बच्चे हैं, अगर उनको पेरेंट्स ने डांटा किसी चीज के लिए, तो वो उसी तरीके के प्रिटेंड प्ले को वो खेलते हैं। जैसे वो अपनी डॉल को ले लेंगे और उसको डांटेंगे, मारेंगे, उसको धक्का देंगे, जैसा कि उनके पेरेंट्स उन बिहेवियर को शो करते हैं। तो दैट इज प्रिटेंड प्ले या फिर इमेजिनेशन। और जो अदर कॉग्निटिव एबिलिटी है, टेकिंग अनदर पर्सन पर्सपेक्टिव, यानी इससे पहले तक की एज में क्या होता है कि बच्चे दूसरे के परसेप्शन को नहीं समझ सकते, लेकिन जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो दूसरों के परस्पेक्टिव को भी समझने लगते हैं कि अगर कि हम सोसाइटी से इंटरेक्ट कर रहे हैं और अगर हमने इस तरीके का बिहेवियर नहीं शो किया तो क्या होगा, हमारे इस बिहेवियर को एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। इस समय क्या उन्होंने, जो पियाजे थे, उन्होंने इस स्टेज के लिए क्या कहा था, जो प्री स्कूलर चिल्ड्रेन टुक एट थिंग एंटायरली फ्रॉम देयर ओन परस्पेक्टिव, फ्रॉम देयर ओन फ्रेम ऑफ रेफरेंसेस। यानी इस समय जो बच्चे होते हैं वो सारी चीजों को क्या करते हैं, अपने परस्पेक्टिव से भी सीखना शुरू कर देते हैं। जो उसके बाद द नेक्स्ट एबिलिटी इज मैचिंग। मैचिंग का मतलब क्या होता है कि वो किस तरीके से किसी भी चीज को मैच करते हैं। जैसे कि उनको मैथ्स की जो एक्टिविटी दी जाती है या और भी उनको जो जनरल एक्टिविटी कराई जाती है, उसमें जो मैचिंग का मतलब क्या हुआ कि किसी दो तरीके की या तीन तरीके की आइडेंटिकल चीजों को शॉर्ट करना। The two objects are identical and the rest are different, they can find the identical pair। यानी इस समय क्या होता है, जो आइडेंटिकल पेयर होता है उसको मैचिंग करना जो है वो स्टार्ट कर देते हैं। अब इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है मैचिंग की, कि इस मैचिंग की कैपेबिलिटी के कारण क्या होता है कि उनके अंदर जो डिस्क्रिमिनेशन करना है या फिर क्या चीज सेम है और क्या चीज डिफरेंट है, इसको उनको आइडेंटिफाई करना जो है वो आ जाता है। इसी कारण से क्या होता है, जैसे कि कुछ सिमिलर वर्ड्स होते हैं, एम, डब्ल्यू, स्मॉल डी और कैपिटल डी, ये सब सिमिलर होते हैं, लेकिन वो क्या होता है, वो उसको आइडेंटिफाई करना जो है वो सीख जाते हैं। आइडेंटिफाई कॉमन रिलेशन, किसी चीज में क्या कॉमन रिलेशनशिप है, यानी कोई चीज सेम नहीं है लेकिन कॉमन रिलेशन है। जैसे कि हम कह सकते हैं इसमें जो अपोजिट वर्ड्स होते हैं, अप डाउन, हॉट कोल्ड, क्लोज ओपन, तो ये क्या है, ये सिमिलर पेयर है लेकिन ये दोनों एक दूसरे से एकदम अलग होते हैं। तो ये रिलेशन का कंसेप्ट जो जो है वो 2 to 6 इयर्स में डेवलप हो जाता है। उसके बाद द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन। कंजर्वेशन का मतलब क्या होता है, कंजर्वेशन रिफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट सर्टन फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ द ऑब्जेक्ट, जैसे कि मास, नंबर, लेंथ, इसका जो कंसेप्ट होता है ये इनके अंदर क्या होता है, धीरे धीरे डेवलप होता है। इनिशियल स्टेज में तो क्या होता है कि जैसे उनके सामने दो ग्लासेस रखी हुई हैं, अगर वो एक लेवल पे रखी हैं तो वो उसको आइडेंटिफाई कर लेंगे कि इसमें इक्वल लेवल पानी भरा है। लेकिन अगर उनको उन दो ग्लासेस को क्या करेंगे, अलग अलग लेवल पे रख देंगे, तो वो इस कंजर्वेशन को नहीं समझ पाएंगे कि पानी सेम है, सिर्फ दोनों का लेवल जो है वो अलग अलग है। उसके बाद होता है क्लासिफिकेशन एंड ग्रुपिंग। तो इस समय जो वो बच्चे होते हैं वो क्लासिफिकेशन और ग्रुपिंग जो है वो करने लगते हैं कि अगर उनको दे दिया कि कई चीजों का मिक्स बंडल दे दिया तो एक तरह की चीजों को अलग छांटना है, एक तरह की चीजों को अलग छांटना है, तो वो उसको करने लगते हैं। द नेक्स्ट चीज इज एनिमिज्म। एनिमिज्म का मतलब क्या होता है कि किसी भी चीज को लिविंग थिंग मानना, यानी हर चीज में वो ये समझते हैं कि इसके अंदर क्या है, एनिमिज्म है। एनिमिज्म का मतलब क्या हुआ कि वो उसको लिविंग थिंग मानते हैं। जो पियाजे जो प्री स्कूलर्स होते हैं वो ये मानते हैं कि एवरीथिंग हैज लाइफ। पियाजे कॉल्ड दिस क्वालिटी ऑफ द थॉट इज एनिमिज्म। यानी बच्चे जो होते हैं वो सब चीज मानते हैं, चाहे पेड़ पौधे, पत्थर और कुर्सी, टेबल, कुछ भी हो तो वो सबको क्या मानेंगे कि ये जो चीजें हैं वो लाइव है।
ये सब जो प्री स्कूलर्स होते हैं, वो बहुत सारे जो न्यू कंसेप्ट्स होते हैं, उसको भी सीख जाते हैं और इसी कारण से क्या होता है कि उनका इन्फॉर्मेशन जो है वो बढ़ता है, कंसेप्ट ऑफ नंबर, कंसेप्ट ऑफ टाइम या और भी जो अदर कंसेप्ट होते हैं, कलर, शेप, ये सब सारी चीज़ें चूँकि वो क्या होता है इस समय वो स्कूल भी जाने लगते हैं, उनकी लर्निंग भी होती है, वो आस-पास के एनवायरनमेंट को भी करते हैं। इसी कारण से क्या उनकी नंबर वगैरह की कैपेसिटी जो है वो इंक्रीज़ होती है। वो काउंट कर सकते हैं कि क्या कितने चीजें हैं, क्या है और उसको सीरिएशन में लगाना है। टाइम का कंसेप्ट जो है वो उनको एक्यूरेट तो कंसेप्ट उनको क्लियर नहीं होता, लेकिन वो उस टाइम को अपनी किसी एक्टिविटी से जोड़ देते हैं, जैसे जिस टाइम में स्कूल गया था या जिस टाइम में स्कूल से आया था। इस तरीके की जो कंसेप्ट होते हैं वो उनके अंदर दिखाई देने लगते हैं। तो यानी इस समय जो बच्चे होते हैं वो नंबर्स को सीक्वेंस में अरेंज करना, वन टू वन काउंट करना, काउंटिंग करना, असेंडिंग काउंटिंग, डिसेंडिंग काउंटिंग, इस तरीके की जो काउंटिंग्स होती है उसको वो सीख जाते हैं। द एबिलिटी ऑफ थिंक सिम्बिकली इज द हॉलमार्क ऑफ द प्री ऑपरेशनल पीरियड, यानी इसमें वो सिंबल्स के थ्रू जो सोचते हैं ये हॉलमार्क है। द चाइल्ड रैपिडली डेवलपिंग लैंग्वेज participant in make believe play and drawing a reflection of her symbolic thinking. Piaget stated that preschoolers are not able to look at the thing from another's perspective, that they do not have a reversibility of thought, यानी वो हर चीज को क्या करते हैं अपने पर्सपेक्टिव से सोचने का काम करते हैं। However, recent research has shown that preschooler may develop this ability a little earlier than suggested by Piaget. They show this ability provide that take tasks are simple distraction and remove their given such clue. The preschool years seen the child sharpening her reasoning skill. The child tried to find out the cause of thing. The foundation of problem solving, hypothetical testing, scientific temper are laid now as the child make observation and collect information. यानी इस समय वो cause और effect को ढूंढने लगते हैं, उस चीज को समझने लगते हैं। The preschooler also have the ability of matching and identify common relation. While on one hand, preschoolers seem logical, there are many instincts when their reasoning is quite in the opposite. Their belief in animism reflect the magical quality of their world, sometimes in other effort to provide a reason for everything. They link up two unconnected events which make फॉर सम हिलेरियस मूवमेंट, और वो कई बार क्या करते हैं किसी दो ऐसे मूवमेंट को भी जोड़ देते हैं जो हमने कभी सोचा भी नहीं होता है ऐसा हो सकता है। तो ये था इन पियाजे का प्री ऑपरेशनल स्टेट। द नेक्स्ट यूनिट इज पियाजे's थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट, द कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। जो कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज है इसमें बेसिकली जो है डिस्क्राइब द कैरेक्टरिस्टिक्स एंड द कॉग्निटिव एबिलिटीज दैट इमर्ज ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड। ये जो ईयर है वो कौन सा है, 7 to 8 ईयर्स का है, मिडिल चाइल्डहुड का टाइम है, यानी जनरली इस समय बच्चे जो होते हैं वो सेकेंड और थर्ड क्लास में होते हैं। तो इन इमरजेंस ड्यूरिंग मिडिल चाइल्डहुड ईयर, how their abilities are different from the previous stage. The unit also said the limitation of the child thinking during this stage. तो ये जो स्टेज है इस समय क्या होता है कि ये जो मिडिल चाइल्डहुड ईयर का जो टाइम होता है इस समय इनकी कॉग्निटिव एबिलिटीज जो होती हैं वो प्री ऑपरेशनल स्टेज से कॉन्क्रीट पे आ जाती है। कॉन्क्रीट होने का मतलब क्या होता है कि इस समय जो बच्चे होते हैं उनके अंदर मेंटल रिप्रेजेंटेशन किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए किसी भी इवेंट के लिए दिखाई देने लगता है। इस समय जो बच्चे होते हैं उनके अंदर at this age, child develop the ability to think symbolically in the form of word and visual images. Language development occurs during rapidly. यानी इस एज में क्या होता है, चूंकि उनका लैंग्वेज डेवलपमेंट होता है तो इस समय वो जो भी चीज सोचते हैं उसको वो क्या करते हैं समझते हैं और उसको वो क्या करते हैं बहुत ही प्रोफाउंड तरीके से यानी वेल डिस्क्राइब तरीके से बता सकते हैं। इस समय उनकी जो मेंटल एबिलिटीज होती है वो भी इंक्रीज हो जाती है। बेसिकली इसमें दो चीजें है, कॉन्क्रीट और ऑपरेशन। कॉन्क्रीट का मतलब क्या होता है कि
वो चीज उनके सामने है। कॉन्क्रीट मीन चाइल्ड थिंकिंग बिकम लॉजिकल, और ऑपरेशनल का मतलब क्या होता है, केपेबल ऑफ परफॉर्मिंग, यानी वो लॉजिकल भी सोचने लगते हैं और उसको उसी तरीके से वो रिप्रेजेंट करने भी रहते हैं, यानी जो लॉजिकल रूल्स फॉलो करना है या फिर किसी भी एक प्रॉब्लम को कितने अलग अलग तरीके से सोचना है, उसको भी क्या होता है वो इस एज में समझने लगते हैं। तो इस एज में बेसिकली क्या होता है, रिड्यूस ईगोसेंट्रिज्म, यानी वो सिर्फ अपने बारे में ना सोचकर वो या अपनी थिंकिंग से ना सोचकर वो दूसरे के पर्सपेक्टिव से भी किसी चीज को समझने लगते हैं। पहले क्या था, पढ़ा था हमने कि वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से ही सोचते थे, जबकि इस समय क्या होता है कि वो दूसरे के पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझने लगते हैं। डिक्रीज इन एनिमिज्म एंड आर्टिफिशियल बिलीफ, यानी इस समय उनको क्या चीज अलाइव है और क्या चीज अलाइव नहीं है, उस चीज को वो यहाँ पर जानने लगते हैं, यानी किन चीजों को गॉड ने बनाया है और किन चीजों को ह्यूमन ने बनाया है, उस चीज को वो अंडरस्टैंड करने लगते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट इज अचीवमेंट ऑफ कन्वर्सेशन यानी कंजर्वेशन, यानी इस समय वो कंजर्वेशन का जो टास्क होता है, लेंथ है, हाइट है, वेट है, इन सब चीज को भी वो क्या करने लगते हैं, समझने लगते हैं। उसके बाद क्लासिफिकेशन की एबिलिटी जो होती है वो तो उनके अंदर पहले से होती है, लेकिन वो उस क्लासिफिकेशन की एबिलिटी को और भी ज्यादा क्या कर लेते हैं, इन्हांस कर लेते हैं। एबिलिटी ऑफ सीरिएशन, यानी किसी चीज को असेंडिंग ऑर्डर में करना, डिसेंडिंग ऑर्डर में करना, या कोई एक और पर्टिकुलर चेंज करके करना, वो भी चीज उन्हें आ जाता है इस समय। और फिर नेक्स्ट चीज होती है स्पाइटल रीजनिंग। स्पाइटल रीजनिंग का मतलब क्या होता है कि इस समय वो किसी भी चीज के लिए उनका जो व्यू होता है वो, पियाजे फाउंड दैट चाइल्ड एट कॉन्क्रीट स्टैंडर्ड हैव अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेस कंपेयर टू प्री स्कूल एज, यानी कोई चीज कितनी जगह घेर रही है या कितने में वो सब काम हो सकता है, वो चीज जो है वो उनको समझ में आने लगती है। लिमिटेशन ऑफ चिल्ड्रन थिंकिंग एट कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, कि इस समय ना क्या लिमिटेशंस होती है कि इस समय पियाजे जो थे उन्होंने ये फाइंड किया कि जो बच्चे होते हैं अगर उस समय उनको क्या होता है, एक प्रॉपर एनवायरनमेंट मिलता है, एक प्रॉपर लर्निंग मिलती है, तब तो क्या होता है उनकी नॉलेज जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन जो होते हैं वो उसको ग्रास्प कर सकते हैं। लेकिन अगर इसमें किसी तरीके की डिफिकल्टी होती है तो उनके उसमें दिक्कत आ सकती है। The concrete operational stage of cognitive development span from 7 to 11 years of childhood. Piaget considered the ability of conserve as the sign most important achievement of the concrete operational stage. According to Piaget, children at this concrete stage are able to conserve. Conserve का मतलब वो किसी भी एक्ट, बिकॉज दे आर बीइंग केपेबल ऑफ ऑपरेशन, यानी वो मेंटल एक्शन करने लगते हैं, मेंटल एक्शन दैट ओबे लॉजिकल रूल्स, वो इस रूल्स को फॉलो करने लगते हैं। इस कारण से अगर जैसे दो हमने परपेंडिकुलर लाइन खींची, सेम लेंथ की खींची लेकिन उसको आगे पीछे कर दिया, तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में क्या होता है, वो कह देंगे एक लाइन छोटी है एक लाइन बड़ी है, लेकिन इस समय वो लॉजिक ढूंढ लेंगे कि इनकी लेंथ सेम है लेकिन चूंकि इनकी पोजीशन अलग अलग है, इस कारण से वो उस चीज को पहचानने लगते हैं। This means that one can think thought a series of steps in a problem and then mentally reverse direction, returning to the starting point. The child is thus able to show reversibility in thinking, यानी वो कई तरीके से किसी भी चीज को शो कर सकते हैं। Children at concrete operate stage are sensitive to transformation. They can concentrate on dynamic transformation taking place between the straight point at the end point of the experiment. They can also classify object into classes and subclasses. जैसे हमने उनको स्टोन दिए, फ्लावर्स दिए, कई तरीके की चीजें दी, तो अब जैसे हमने उनको फ्लावर दिया तो वो फ्लावर और स्टोन को अलग कर लेंगे, लेकिन इसमें से भी फ्लावर की ये रोज फ्लावर है, ये मैरीगोल्ड फ्लावर है, ये लिली फ्लावर है, उसको सब क्लास में भी वो आराम से डिवाइड कर सकते हैं। दे आर ऑल्सो able to seriate object, arrange object in order of increasing or decreasing length, weight or volume. They have a better understanding of space compared to preschool age, यानी कोई चीज कितना स्पेस घेर रही है ये प्री स्कूल एज से इस स्कूल में ज्यादा हो जाता है।
There is also decrease in animism and artificial belief. Children thinking more advanced and more logical at the concrete option stage compared to the pre-optional stage. Hence, children are more capable problem solver than they were doing the preschool year. There are many studies which contradict Piaget's belief. These studies indicate that if conservation tasks are made simpler and easier, then even preschooler children are able to answer correctly. यानी जो पियाजे थे उन्होंने क्या कहा था कि प्री ऑपरेशनल स्टेज जो थी उसमें कंजर्वेशनल टास्क जो है वो नहीं कर सकते हैं, लेकिन कई उनकी थ्योरी को लोगों ने क्रिटिसाइज किया और कहा कि अगर प्री स्कूल एज में भी कंजर्वेशनल टास्क को इजी तरीके से दिया जाए तो वो उसको समझ सकते हैं, बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन इंडिविजुअल डिफरेंसेस, यानी ये चाइल्ड की अपनी एबिलिटी पे भी डिपेंड करता है. Piaget simply gave the rough estimate of the ages and emphasizes the universe and unvariant sequences in which children cognitive development take place. Also thought that there are cultural differences in attainment of concrete operational stage. यानी जो रिसर्च है उसमें ये चीज शो होती है कि जो कल्चरल डिफरेंसेस हैं उन कल्चरल डिफरेंसेस में किस तरीके की लर्निंग दी जा रही है, उनको किस लेवल की पढ़ाई दी जा रही है, किस लेवल का उनको इन्वायरमेंट दिया जा रहा है, एजुकेशन दिया जा रहा है, वो सब बच्चे के इस स्टेज में जो नॉलेज है या कॉग्निशन है इस पे डिपेंड करती है. जैसे कि हमने पहले भी देखा है या पढ़ा है कि किस की हेरिडिटी और एनवायरनमेंट ये दोनों चीजें जो है वो क्या करती हैं, किसी के भी कॉग्निशन और लर्निंग को इफेक्ट करती हैं. तो ये जो पियाजे थे इन्होंने एक रफ आइडिया दिया कि हर पर्टिकुलर एज में इस तरीके का लेवल होता है, इस तरीके की अंडरस्टैंडिंग होती है, सो दैट हम बच्चे की उस कैपेसिटी को पहचान कर क्या कर सकते हैं, बच्चे को उसी तरीके का एनवायरनमेंट जो है वो दे सकते हैं. सो यहाँ पर ये जो ब्लॉक होता है वो ब्लॉक जो है वो खत्म होता है, जिसमें आपको जो थ्योरी है, किस तरीके की लर्निंग होती है, किस तरीके का एनवायरनमेंट होता है, उसके बारे में बताया गया है. आप लोग एक बार इसको पढ़िए, तब आपको इसके बारे में अंडरस्टैंडिंग जो है वो ज्यादा होगी. किसी की और कोई क्वेरी? तो जाने को मिलने जा रहा है. हाँ अंकिता मैम, आपका सेशन एंड हो गया? यस सर. ओके, सो थैंक यू मैम. एनी अदर क्वेरी ऑफ द स्टूडेंट? अगर है तो मैम के साथ पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम इस सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं. और हमारा जो सेकंड सेशन है वो 2 बजे स्टार्ट होगा, 2 PM पर स्टार्ट होगा. So accordingly, all students please rejoin the session at